पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्रांसिस टरबाइन में केसिंग के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि फ्लूइड का फ्लो या लिक्विड का फ्लो या वाटर का फ्लो कैसे 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 होता है। ठीक है, 1 मिनट में समराइज करते हैं और फिर उसके आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था। वाटर जो होगा हेडरेस से चलेगा, फिर पेनस्टॉक में, सर्च टैंक में। सर्च टैंक क्या होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको जानकारी होनी चाहिए वो सर्च टैंक जैसी कोई चीज़ होती है। अब ये बताइए, पानी सर्च टैंक के बाद कहाँ जाएगा? केसिंग में, फिर स्टीयरिंग में, फिर गाइड व्हील में, गाइड व्हील या गाइड रिंग भी बोलते हैं इसको, और फिर रनर में, फिर ड्राफ्ट ट्यूब में, फिर टेल रेस में। और मैंने आपको बताया था कि केसिंग से लेकर आपके ड्राफ्ट ट्यूब तक की चीज को हम क्या बोलते हैं? टरबाइन। क्या बोलते हैं? टरबाइन। तो टरबाइन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में जरूर होगा, केसिंग जरूर होगी, स्टीयरिंग, गाइड व्हील, रनर, ड्राफ्ट ट्यूब ये सब होंगे। और रिएक्शन इम्पल्स टरबाइन में केसिंग होगा लेकिन उसका कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होगा, और इम्पल्स टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब होगा ही नहीं। ड्राफ्ट ट्यूब किसका फीचर है? केवल रिएक्शन टरबाइन का, इम्पल्स टरबाइन में नहीं होगा। हमने इतनी बात की थी, तो आपने देखा। और ये केसिंग जो रिएक्शन टरबाइन में होगी, इम्पल्स टरबाइन में तो केसिंग केवल एक ढक्कन टाइप की होती, कुछ नहीं, केवल कवर किए रहेगी और कुछ नहीं। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में इसका एक हाइड्रोलिक फंक्शन है, इसका एक खास शेप होगा। क्या शेप होगा? शेप होगा इसका स्क्रॉल या स्पाइरल या वॉल्यूट। इसीलिए रिएक्शन टरबाइन्स में केसिंग कैसी होती है? स्पाइरल केसिंग या वॉल्यूट केसिंग या स्क्रॉल केसिंग। मैंने सारे नाम लिखे भी थे, याद है आपको? मैंने नाम लिखे थे, स्पाइरल केसिंग, मैंने क्या नाम लिखे थे? स्पाइरल केसिंग, स्क्रॉल केसिंग या वॉल्यूट केसिंग। कोई भी नाम ले, एक ही मतलब है। ओके, अब आप आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या बात कर ली थी कि फ्रांसिस टरबाइन मिक्स फ्लो होता है, रिएक्शन टरबाइन है, रनर के ब्लेड्स एडजस्टेबल नहीं होते हैं, और इसमें गाइड व्हील होगी, गाइड वेन होंगे। कैसा होगा? एडजस्टेबल होगा। और इसी गाइड वेन को या गाइड व्हील को विकेट गेट ही बोलते हैं। अभी विकेट गेट कैसा होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और फ्लो कैसा होता है? मिक्स फ्लो। फिर मैंने बताई थी कि ये 60 मीटर से 300 मीटर के हेड पर काम करता है, मीडियम हेड। और एक बात और बताई थी मैंने कि यहाँ पे जो केसिंग होती है, केसिंग जो होती है जिसको मैं स्पाइरल केसिंग बोल रहा हूँ, ये किस प्रकार से डिजाइन होती है? ये इस प्रकार से डिजाइन होती है कि वेलोसिटी क्या रहे? फ्लो के दौरान कांस्टेंट बनी रहे। ये महत्वपूर्ण बात है, और वेलोसिटी क्या बनी रहे? कांस्टेंट। क्यों? अभी बताता हूँ। और पानी क्या हो? परिधि पे जाके पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। अब चलो मैं इस बात को और क्लियर करता हूँ। तो अभी आपने क्या सीखा? ये सर है केसिंग। अच्छा, पहले पूरी टरबाइन दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये फिगर है और ये इसका टॉप व्यू है। अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। अब जरा समझिए, ये आप फिगर समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसका कलर वर्जन दिखाता हूँ आपको। ये कलर वर्जन में आप देख पा रहे होंगे, ये है शाफ्ट। ये वो शाफ्ट है कि रोटेशन से क्या मिलेगी? मैकेनिकल एनर्जी। और इसी शाफ्ट पर ऊपर क्या जोड़ देंगे? जनरेटर जोड़ देंगे तो मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो शाफ्ट है, यहाँ पे येलो कलर का आप देख रहे होंगे, ये चीज़ है रोटरी पार्ट। ये है रोटरी पार्ट, इसका मतलब ये है रनर। जिस पर मैं जिस चीज़ पे लिख रहा हूँ यही है रनर, रोटरी पार्ट। और ये क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ, ये देखिए, ये है केसिंग। ये है केसिंग। ये केसिंग जो है स्पाइरल शेप की है। स्पाइरल शेप का मतलब क्या? ऐसे है, देखिए ऐसे है स्पाइरल शेप। इसीलिए इसको स्पाइरल केसिंग या स्क्रॉल केसिंग या वॉल्यूट केसिंग भी बोलते हैं। लेकिन इसको डिजाइन किस प्रकार से किया? इसको डिजाइन इस प्रकार से किया गया ताकि वेलोसिटी क्या बनी रहे? कांस्टेंट। ठीक सर, वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहे, इसका क्या मतलब? समझाते हैं, रुकिए। अब आपने ये देखा, इसके बाद और भी आगे अंदर फिगर है, मैं भी आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये है केसिंग। बेसिकली ये केसिंग का एक पार्ट है, रियल माइनिंग यही है केसिंग आपकी। तो क्या मैंने बोला? स्पाइरल केस या केसिंग, ये स्पाइरल केसिंग है, ठीक है। ओके, ये आपको दिख रही है। अब मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको कि केसिंग का शेप ऐसा क्यों। देखो यहाँ पे ये फिगर आपको दिख रहा है। ओके, मैं थोड़ा इसको साफ कर दूं। जब मैं साफ कर दूं मैं समझा पाऊंगा कायदे से आपको, और ठीक है। देखो देखो अब क्या होगा?
तो मिटाते हैं जरा सा, नहीं मिटेगा, कोई बात नहीं, चलो देखो इसमें देखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है कि ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी केसिंग, देखो ये, जब ये सॉरी बल्कि इसको देखा जाए, ये केसिंग आपको दिख रही है। इस केसिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस केसिंग को यहाँ से काट दूँ, मतलब पूरी टरबाइन को यहाँ से काट दूँ, टरबाइन का एक सेक्शन यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, ये इसका टॉप व्यू है या इसका ये सेक्शनल व्यू है, ऐसे बोल सकते हो। अब जरा देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे जो केसिंग है उसका एरिया यहाँ पे इतना है, आगे बढ़ने पर एरिया इतना है, और आगे बढ़ने पर एरिया इतना है। आप बताओ, आगे बढ़ने पर एरिया केसिंग का बढ़ रहा है घट रहा है कि सेम है? आप कहोगे फ्लो की डायरेक्शन में आगे जाने पर एरिया देखो घट रहा है, ये इतना, फिर ये कम, ये और कम, ये और कम। तो ये कम क्यों हो रहा है मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए केसिंग में क्या होता है, आप ऐसे भी यहाँ दे सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ गोला बड़ा है, यहाँ से क्या है, डायमीटर ज़्यादा है, मतलब एरिया ज़्यादा है। और यहाँ देखो, यहाँ आते आते ये केसिंग का ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ डायमीटर क्या है, कम है, ये ऐसे घूम के ऐसे आया है। और यहाँ देखो डायमीटर और ज़्यादा है, तो मतलब ये ज़्यादा था, फिर ये कम, ये और कम, मतलब डायमीटर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों ऐसा है, देखो होता क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। देखो टरबाइन में क्या होता है, ये मान लो शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, और इस शाफ्ट में रनर लगा देता हूं मैं, ये रनर है, रनर का शेप है, अभी मैं रनर का शेप आपको दिखाऊंगा, ये रनर है, मतलब ये रोटेट करने वाला हिस्सा है, ठीक है, ओके। अब ये रनर है, इसमें ब्लेड्स होंगी, मैं ब्लेड्स दिखा नहीं रहा हूँ, आपको अभी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको, इस रनर को घेर के, रनर को घेर के एक रिंग होगी, इस रिंग का, जो रनर को तुरंत घेरे रहेगी, इस रिंग का नाम होगा गाइड व्हील। क्या नाम होगा, गाइड व्हील। इसी में लगे होंगे विकेट गेट, और इस व्हील के बाद एक और व्हील होगी जिसका नाम होगा स्टेयरिंग। क्या नाम होगा, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग। और उसके बाद क्या होगी, इसका मतलब रनर को, रनर के जस्ट बगल में, अगर रनर सटा हुआ जो घेरा होगा वो किसका होगा, गाइड व्हील का, गाइड व्हील के बाद किसका होगा, स्टीयरिंग का, और स्टीयरिंग के बाद किसका होगा, केसिंग का। ठीक, अब मैं पहले बात करता हूं किसकी, ये मैंने क्रम बताया कि केसिंग आएगा, फिर स्टीयरिंग आएगा, फिर गाइड व्हील आएगा, फिर रनर आएगा, या अंदर से आओ तो रनर है, गाइड व्हील, स्टीयरिंग, फिर केसिंग। तो क्रम आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी मैं फिगर में भी दिखाऊंगा आपको। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं कि यहाँ पे जो आपका केसिंग है वो किस प्रकार से डिजाइन है। तो मैं साफ कर दूं बोर्ड को। देखो जो केसिंग होती है वो इस प्रकार से डिजाइन किया गया, तो बल्कि यहीं देख लीजिए आप, जो केसिंग होती है फिगर में आते हैं, ये देखिए केसिंग में यहाँ इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि एरिया घटे। तो एरिया क्यों घटे, देखो हमने बताया था आपको कि जब पानी यहाँ पे आता है तो पानी को केसिंग में अंदर जाना होता है, लेकिन अंदर जाते समय कुछ पानी कट के इधर से निकल लेगा, कुछ पानी इधर से कट के अंदर चला जाएगा, पूरी परिधि से डिस्ट्रीब्यूट भी होना है पानी को, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल पानी को आगे बढ़ना है, पानी को डिस्ट्रीब्यूट भी होना है, ऐसे होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये पानी यहाँ पर चला होगा ऐसे, तो कुछ डिस्चार्ज होगा उसका, बिल्कुल डिस्चार्ज होगा। अब जब ये आगे बढ़ा और कुछ पानी इधर निकल लिया, तो इधर वाला डिस्चार्ज बढ़ गया घट गया, तो आपको घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, देखो अगर इधर से चला था 100 और आगे गया, और इधर 100 में से 20 इधर निकल गया, तो आगे कितना गया 80, फिर 20 निकल लिया इधर, तो आगे कितना गया 60, फिर 20 निकल गया तो आगे कितना गया 40, फिर 20 निकल गया तो आगे कितना गया आपका 20, मतलब कम होता जाएगा। क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि वाटर बीच में से अंदर चला जा रहा है, पानी कहाँ चला जा रहा है, रनर के अंदर, या ये पानी यहाँ से जाएगा पहले इस गाइड व्हील में, गाइड व्हील से सॉरी स्टेवेन में, सॉरी स्टीयरिंग में, स्टीयरिंग से केसिंग के बाद कहाँ जाता है स्टीयरिंग, स्टीयरिंग के बाद किस में, गाइड व्हील में, गाइड व्हील से कहाँ जाएगा रनर में। अब देखो तो डिस्चार्ज घटेगा। अब आप जानते हो डिस्चार्ज बराबर होता है एरिया गुणे वेलोसिटी, एरिया गुणे वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे व्हील को या सॉरी केसिंग को इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि ये वेलोसिटी चेंज ना होने पर। क्यों, क्योंकि देखो डिस्चार्ज घटना है,
डिस्चार्ज घटना है तो एरिया और वेलोसिटी, डिस्चार्ज किसके बराबर, एरिया और वेलोसिटी के बराबर। डिस्चार्ज कैसे घट सकता है, या तो एरिया घट जाए या तो वेलोसिटी घट जाए या दोनों घट जाए। अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना चाहूँ, अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना चाहूँ तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रखूँगा तो डिस्चार्ज को घटाने का मेरे पास कितने विकल्प हैं, केवल एक, कि मैं क्या करूँ, एरिया घटाऊँ। तो डिस्चार्ज को घट रहा है तो हमें एरिया घटाना पड़ेगा। क्यों एरिया घटाना पड़ेगा, जिस रेशियो में डिस्चार्ज घट रहा उसी रेशियो में एरिया घटाओ ताकि वेलोसिटी क्या बनी रहे, कांस्टेंट। एक बात याद रखिएगा, स्पाइरल केसिंग को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि क्या रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहे। इसका मतलब यहाँ डिस्चार्ज तो आगे जाने पे घटता जाएगा लेकिन फ्लूइड के फ्लो की जो वेलोसिटी है वो क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, ताकि वो आखिरी सिरे तक पहुंच सके। और अगर आपको याद ये वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है लेकिन डिस्चार्ज घट रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है तो जिस रेशियो में डिस्चार्ज घट रहा होगा एरिया भी उसी रेशियो में घटाना पड़ेगा। देखो ना, एरिया भी उसी रेशियो में घटाना पड़ेगा। इसीलिए देखो यहाँ पे आगे जाने पर एरिया मैं क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। एरिया क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। इसका मतलब स्पाइरल केसिंग इस प्रकार से डिजाइंड होगी कि फ्लो के डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर एरिया बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। एरिया किस प्रकार से घटेगा, एरिया इस प्रकार से घटेगा ताकि वेलोसिटी क्या बनी रहे, कांस्टेंट। आपने देखा कि केसिंग का क्या फंक्शन हुआ यहाँ पे, दो। पहली बात तो कि अगर ये केसिंग ना होती तो ये पानी जो परिधि से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बार बार, ये डिस्ट्रीब्यूट भी ना होता। इसका मतलब एक पर्पस तो केसिंग का क्या है, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना पेरिफेरली, परिधि के पर, पूरे परिधि पर हर तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करना। और दूसरा पर्पस क्या है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट बना कर रखना। मैंने बताया केसिंग यहाँ क्या कर रही है, दो काम कर रही है। एक तो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और दूसरा वेलोसिटी को कांस्टेंट बना कर रखी है। और वेलोसिटी कांस्टेंट बना कर रखना है इसलिए एरिया उसी रेशियो में घटेगा जिस रेशियो में आपका डिस्चार्ज घट रहा होगा आगे की तरफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अच्छा, ये काम सर केवल फ्रांसिस टरबाइन केसिंग में होगा कि किसी रिएक्शन टरबाइन केसिंग में होगा, किसी भी रिएक्शन टरबाइन केसिंग में हो। हर केसिंग में हम यही चाहेंगे कि केसिंग इस प्रकार से बनी हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहे और एरिया इस प्रकार से घटे। इसका मतलब केसिंग के बारे में जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो केवल फ्रांसिस टरबाइन में लागू नहीं होगा, वो कपलान टरबाइन में, प्रोपेलर टरबाइन में भी लागू होगा। कपलान टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन में भी लागू होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब मैं कपलान टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको केसिंग वहाँ दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि केसिंग की जो बात यहाँ कर दी गई सेम चीज़ वहाँ लागू होगी। वहाँ भी केसिंग का शेप यही होगा, स्पाइरल केसिंग, फंक्शन यही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब केसिंग का जो बात एक बार डिस्क हो गई बार बार नहीं होगी। केसिंग ये है। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, केसिंग का शेप कैसा है, स्पाइरल केसिंग, स्क्रॉल केसिंग या वॉल्यूम, तीनों में कोई भी नाम दे, सब एक है। और किस प्रकार डिजाइन होती है, इस प्रकार डिजाइन होती है कि वेलोसिटी क्या बनी रहे, कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी तो क्या होगा, एरिया घटेगा। एरिया घटेगा किस रेशियो में, उसी रेशियो में जिस रेशियो में वेलोसिटी आपका डिस्चार्ज घट रहा है। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आई आपको। ओके, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब जरा देखो, इतनी बात हो गई। अब देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो केसिंग के बाद, केसिंग के तुरंत बाद यहाँ पे एक रिंग है। ये जो रिंग है ये है स्टेवेन वाली रिंग। क्या रिंग है, स्टेवेन वाली रिंग। इसलिए इसको बोल रहे, देखो लिखा है स्टेवेन। ये स्टेवेन कौन सा है, ये जो यहाँ पे बना हुआ है काला काला, इसको मैं लाल कर दे रहा हूँ, ये स्टेवेन है। ठीक है, ये भी स्टेवेन है। सर स्टेवेन का मतलब क्या है, क्या पर्पस है, हाँ बताता हूँ। और ये स्टेवेन की जो पूरी एक सीरीज है, एक रिंग बनी हुई है, इसको बोलते हैं स्टे रिंग या स्पीड रिंग। स्टे रिंग या स्पीड रिंग, एक वेन, एक को स्टे वेन बोलेंगे और सबको मिलाकर जो रिंग बनी उसे बोलेंगे स्टे रिंग या स्पीड रिंग। ओके, इसके अंदर एक और व्हील है, इसके अंदर एक और व्हील है, देखो अंदर की ओर जाओ, ये इस व्हील को बोलते हैं गाइड व्हील। क्या बोलते हैं, गाइड व्हील। और इसमें जो वेन्स हैं, या इसमें जो वेन्स हैं आपको दिख रहा हो, इसे बोलते हैं गाइड वेन, या इसको ही बोलते हैं विकेट गेट। क्या बोलते हैं, विकेट गेट। ठीक है, विकेट गेट आपको दिखेगा। अच्छा सर, अगर मैं इसका सेक्शनल व्यू बनाऊं ऊपर, तो ये देखिए,
केसिंग जो यहाँ से कटेगी, अब आप देख रहे हो आगे जाने पे एरिया घट रहा है, तो यहाँ पे काटने पे एरिया बड़ा आएगा और यहाँ पे काटने पे एरिया छोटा आएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे ये गोला बड़ा है, ये गोला बड़ा है और ये गोला क्या है देखो। तो कभी भी फिगर बनाइए किसी रिएक्शन टरबाइन का, तो केसिंग का एक हिस्सा बड़ा बनाइए, एक हिस्सा छोटा बनाइए, दोनों साइड बड़ा बराबर मत बनाइएगा वरना गलत हो जाएगा वो। ओके सर, यहाँ पे स्टेवेंस को दिखाइए। अगर मैं स्टेवेंस को यहाँ दिखाऊं तो स्टेवेंस यहाँ पे ये है, केवल इतना हिस्सा, ये हिस्सा स्टेवेन है, ये हिस्सा स्टेवेन है। ओके, यहाँ पे स्टेवेन कैसे दिखाया है? सर गाइड वेंस को दिखाइए, ये गाइड वेंस, ये गाइड वेंस है, ये जो है गाइड वेंस। आप इसका इधर देख सकते हो, देखो ये गाइड वेन, गाइड वेन, स्टेवेन, स्टेवेन, ठीक है, ये गाइड वेन है, ये गाइड वेन है, ये स्टेवेन है, ये स्टेवेन है, ये केसिंग है, केसिंग है, और ये क्या है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका रनर है, और ये क्या है? ये है ड्राफ्ट ट्यूब। ओके, बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा और बताता हूँ स्टेवेन, गाइड वेन और रनर के बारे में। तो इतनी बात समझ में आई आपको? अभी तक आपने क्या सीखा? केसिंग के बारे में। केसिंग का एक हाइड्रोलिक फंक्शन होता है, ये वर्ड मैंने बोला पर अभी इसका मतलब नहीं समझाया, मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, देखिए ये फिगर आपको दिख ही रहा है और मैं इसको भी साफ कर देता हूं। आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे केसिंग दिख रही है, रनर दिख रहा है आपको येलो कलर का, और सारा अरेंजमेंट दिख रहा है। अब आप देखिए केसिंग को, देखिए ये है केसिंग। एक्चुअली केसिंग जो होती है कई हिस्सों में बनाई जाती है, अलग अलग रहती, बाद में फैब्रिकेट करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आप? ये देखिए केसिंग बन रही है, ये केसिंग एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, सारे केसिंग आपस में यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे वेल्ड हो रही है, यहाँ जोड़ा जा रहा है, जोड़ के सबको फैब्रिकेट किया जा रहा है। और केसिंग के तुरंत बाद क्या आता है? क्या आता है तुरंत? स्टेवेन या स्टेवेन। तो ये जो ये दिख रहा है आपको, ये सब क्या है? ये स्टेवेन है, ये सब क्या है? स्टेवेन। वेन मतलब ब्लेड। और इन पूरे को मिला के ये जो अंदर की तरफ व्हील बन रही है, व्हील को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे स्टेरिंग या स्पीड रिंग। इसका मतलब सर जो आप स्पीड रिंग, स्टेरिंग आप बार बोल रहे हैं, तो यही है? हमने कहा हाँ, यही जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यही है स्टेरिंग या स्पीड। और ये क्या है? केसिंग, जिसका फैब्रिकेशन हो रहा है, जो बन रही है। आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ व्यक्ति खड़े हैं इसके अंदर, इसका मतलब बड़ी यूनिट है। सर यहाँ पे आपने केसिंग के बारे में कुछ बात बताया कि केसिंग का पर्पस होता है पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना पूरी परिधि पर, और इस प्रकार से बना होता ताकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। इसका मतलब केसिंग के बारे में कुछ बात हम जानते हैं। आपने एक बात और बता रखी है कि रिएक्शन टरबाइंस में केसिंग का एक हाइड्रोलिक फंक्शन होता है। हाइड्रोलिक फंक्शन क्या मतलब ये नहीं बताया, पर होता है ये बात बताई है आपने। चलिए ठीक है, लेकिन स्टेरिंग या स्पीड रिंग का क्या पर्पस है? हमने कहा देखो इसके कई पर्पस हैं, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो स्टेरिंग या स्पीड रिंग है ये हर रिएक्शन टरबाइन में जरूरी नहीं है कि हो। मतलब ये जो स्टेरिंग या स्पीड रिंग है ये हर रिएक्शन टरबाइन में जरूरी नहीं है कि हो ही। ये किस में होती है? ये होती है बिगर यूनिट्स में, ओनली इन बिगर यूनिट्स, ओनली इन बिगर यूनिट्स। अगर टरबाइन आपकी बड़ी है, भारी भरकम है, तो उसमें इसका प्रयोग करता है, ओनली इन बिगर यूनिट्स, बिगर यूनिट। ठीक है, इसका मतलब स्टेरिंग छोटी रिएक्शन टरबाइंस में नहीं होगा, बड़ी रिएक्शन टरबाइंस में होगा। अच्छा सर, ये बात आपने बताई, चलिए ठीक, अच्छी बात है। और बताइए, देखो ये जो स्टेरिंग है इसका पर्पस क्या है? इसके बहुत सारे पर्पस है, मैं बहुत सारे नहीं गिनाने जा रहा हूं, पर एक पर्पस ऐसा है जो आप तुरंत समझ सकते हो। देखो आप यहां देख पा रहे होंगे कि ये रनर है, फिर रनर है, उसके ऊपर यहाँ पे बहुत सारी और भी चीजें लगी होती हैं। ठीक है, और ये केसिंग भी जुड़ी होगी किसी पे, तो सभी चीज का लोड फाउंडेशन पे आएगा। तो फाउंडेशन पे आने से पहले सारा लोड किस पे आता है? स्टेरिंग पे। तो स्टेरिंग का एक पर्पस, कई पर्पस में से एक पर्पस ये होता है कि उसके ऊपर जो लोड आ रहा है उसे बियर करना है, तो लोड लेने के लिए भी होता है वो। ठीक है, और स्टेरिंग के बारे में एग्जाम में कहीं पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ी यूनिट्स में होता है और कभी किसी एग्जाम परीक्षा में सवाल पूछा नहीं गया, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तब में बहुत सारी बातें लिखी पर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टेरिंग आपको दिख गया, इसी को स्पीड रिंग भी बोलते हैं, स्टेरिंग या स्पीड रिंग। ओके, अब
इसको आपने देखा बाहर की ओर क्या है, केसिंग, फिर क्या है, स्टीयरिंग। अब इसके अंदर की ओर क्या आएगा, गाइड व्हील। इसमें क्या लगे होंगे, विकेट गेट। सर जरा दिखाइए, हमने कहा देखो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये है केसिंग। अच्छा यहाँ चीज गलत लिखी गई, स्पाइरल केस विद गाइड वेन लिखा है, यहाँ गाइड वेन नहीं होना चाहिए, यहाँ गाइड नहीं, यहाँ स्टे होना चाहिए, स्टे वेन। क्या होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ होना चाहिए स्टे वेन, स्टे वेन। ठीक है, कैसे, देखो ये केसिंग है और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाइट वाला यही है आपका स्टे वेन, और ये जो रिंग बन रही है ये है आपकी स्टे रिंग है, ये बन रही है आपकी स्टे। आप समझ पा रहे हैं। अब इसके अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर क्या लगा होगा, गाइड व्हील। अब जरा गाइड व्हील दिखाते हैं आपको, ये देखिए अगर मैं केसिंग हटा दूं, स्टीयरिंग हटा दूं और इसके अंदर गाइड व्हील दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये है स्टे वेन जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसका मतलब ये जो है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऐसे जो गया होगा पूरा, ये ऐसे जो गया होगा, ये ऐसे यहाँ पे ऐसे ये पूरा गया होगा आपका स्टीयरिंग का पार्ट। स्टीयरिंग हटा दी गई है। स्टीयरिंग हटाने के बाद अंदर आपको यहाँ पे दिखाई गई है आपको गाइड व्हील। गाइड व्हील आप समझ पा रहे हैं, ये देखिए ये जो हिस्सा है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का, और उसमें ये येलो पिंक कलर कैप लगा हुआ, और पिंक कलर के कैप के अंदर ये येलो कलर का रॉड है, रॉड के नीचे यहाँ पे एक और चीज़ है, यही है गाइड व्हील। ये पूरा है गाइड व्हील और यही है आपका ये वाला हिस्सा, ये क्या है आपका विकेट गेट। और ये क्या है, ये है रनर, ये रनर है, ये रनर है आपका, ये वाला पूरा पार्ट ये रनर है, और ये आपका विकेट गेट है, ठीक है, विकेट गेट है। और इस विकेट गेट जिसमें लगा हुआ है सबको मिला दो तो एक रिंग बनेगी, और क्योंकि देखो एक विकेट गेट, दूसरा विकेट गेट, तीसरा विकेट गेट, ढेर सारे विकेट गेट होंगे, सबको मिला दोगे तो एक पूरी रिंग बनेगी, और इसे बोलेंगे गाइड व्हील। क्या बोलेंगे, गाइड व्हील। अब ये जो विकेट गेट होते हैं ये कैसे होते हैं, इन विकेट गेट्स को मैं अगर यहाँ से काटूं, ऐसे काट दूं, काट के ऊपर से देखूं तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा। और ऐसे शेप को बोलते हैं एरोफॉइल शेप। क्या बोलते हैं, एरोफॉइल शेप। क्या बोलते हैं, एरोफॉइल शेप। ऐसे शेप को बोलते हैं एरोफॉइल शेप। और अगर मैं यहाँ पर इस रॉड को दिखाऊं तो ये हो गया, ये हो गया वो रॉड। अब एक व्हील ये हो गई, एक एरोफॉइल शेप का ब्लेड ये हो गया, एरोफॉइल शेप का ब्लेड हो गया, जैसे बोलते हैं विकेट गेट। ये क्या है, विकेट गेट, दो विकेट गेट हैं। और ये शाफ्ट है, ये भी शाफ्ट है, ये देखो ये वाला शाफ्ट, ये वाला शाफ्ट, ये वाला देखो ना, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अब ये दोनों व्हील्स या जो गाइड वेन है या ये जो विकेट गेट है, ये अपनी एक्सिस पे रहकर, मान लो ये देखो ये शाफ्ट है और ये हाथ नहीं, ये व्हील है, ये जो होगा ऐसे ऐसे घूम सकता है, ये जो होगा ऐसे ऐसे घूम सकता है। अब एक बात बताओ, मान लो ये दोनों जो हैं ये मेरे हाथ हैं और ये अपनी एक्सिस पे घूम सकते हैं। अगर ये घूमेंगे तो क्या होगा, ऐसे घूमेंगे, तो सॉरी ऐसे देखो, ऐसे है, घूम रहे हैं अपनी एक्सिस पे। अगर इनके बीच के रास्ते को देखिए, इन दोनों के बीच के रास्ते को देखिए, ये पूरा खुला है और इसी रास्ते से पानी अंदर आएगा, इसी रास्ते से पानी अंदर आएगा जो रास्ता है। अगर ये गाइड वेन्स अपने आप को ऐसे कम करते, अपने आप को मोड़ घुमाएं, बताइए इनके बीच का जो रास्ता है वो बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। अगर रास्ता घटता जाएगा तो आने वाले पानी की मात्रा भी जाएगी। अगर हमने ब्लेड्स को एकदम ऐसे ला कर सटा दें, क्या होगा, आने वाला पानी बंद ही हो जाएगा, आएगा ही नहीं। तो आपने देखा पानी की मात्रा को कंट्रोल हमें कब करना पड़ता है, जब हमें गवर्निंग करनी हो। रिएक्शन टरबाइन में गवर्निंग ही गाइड वेन की मदद से या गाइड व्हील की मदद से या विकेट गेट की मदद से करना, नहीं विकेट गेट। तो यहाँ पे ये जो विकेट गेट होते हैं ये अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट, मैंने बताया था कि गाइड वेन क्या होते हैं या विकेट गेट क्या होते हैं, एडजस्टेबल। ये अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, ये अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि ये पानी की मात्रा को कंट्रोल कर सकें। पानी की मात्रा को कंट्रोल कर क्या करेंगे, गवर्निंग एक्शन को परफॉर्म करेंगे। बात समझ में आई आपको, ओके। अभी मैं
इसी बात को ये विकेट गेट हैं कैसे काम करेंगे अभी एक फिगर से और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये देखिए यहाँ मैंने फिगर बनाया है। देखिए यहाँ पे ये फिगर मैंने कहीं से कॉपी किया है। ये रनर है, ये रेड कलर का क्या है, रनर है, और ये जो येलो कलर का है यही क्या है, ये आपका गाइड वेन है। एग्जैक्टली फ्रांस टर्बाइन नहीं है, आप बस समझने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो गाइड वेन्स हैं येलो वाले ये ओपन है, और ये दोनों देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, पास पास। यहाँ देखिए बंद हो गया, तो इनके बीच पानी जाने का रास्ता बचा ही नहीं। यहाँ पानी जाने का रास्ता बड़ा सा है, ये क्या होगा, यहाँ ज़्यादा डिस्चार्ज जाएगा, ज़्यादा डिस्चार्ज जाएगा तो ज़्यादा बल लगेगा, ज़्यादा बल लगेगा ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होगी। यहाँ डिस्चार्ज नहीं जाएगा तो बंद हो जाएगी, या डिस्चार्ज बहुत कम जाएगा तो कम फोर्स पैदा होगा, कम फोर्स लगेगा, कम फोर्स होगा तो कम पावर पैदा होगी। तो आपने ये देखा। एक और चीज़ समझते हैं, ये देखो यहाँ पे जो मैंने टरबाइन है, टरबाइन होती है, ये टरबाइन, अगर ये टरबाइन है तो केवल उसका इतना हिस्सा काट के दिखाया मैंने, केवल इतना हिस्सा। देखो यहाँ पे ये देखो, दिख रही है आपको। और ये क्या है, ये आपका है क्या, विकेट गेट, एरोफॉइल शेप। आप देख पा रहे, थोड़ा बिठा देता हूँ, गंदा बन रहा है, क्या है, विकेट गेट। अब देखिए अभी ये है, अभी ये है, और ये दोनों जो ऐसे हैं बाद में ऐसे जब घूम गए हैं तो मैं घूमने के बाद जो पोजीशन है वो दिखा रहा हूँ आपको। एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। अब बताओ, आपको नहीं लगता कि इनके बीच की दूरी बहुत कम है, तो पानी जो जाएगा इससे, तो पहली बात तो पानी, पहले पानी ऐसे आ रहा था, डायरेक्शन ये थी, अब पानी ऐसे जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गई। दूसरा, पानी की मात्रा भी कम हो जाएगी, क्योंकि जाने के लिए रास्ता क्या हो गया है, कम हो गया। पहले रास्ता क्या था, ज़्यादा था, अब रास्ता क्या है, कम है। इसे मतलब देखो फिर से, देखो पहले क्या था, पहले पहले क्या था, पहले ऐसे था, इनके बीच रास्ता कितना था, ना था। पानी की मात्रा ज़्यादा आएगी और डायरेक्शन ये होगी, बाद में क्या आने की मात्रा कम हो जाएगी और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो आपने देखा गाइड वेन का दो काम है, गाइड वेन का दो काम है, या गाइड व्हील के दो काम है, या विकेट गेट के दो काम है। इन 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 ये ब्लेड है ना, बेसिकली ब्लेड वेन एक ही मतलब होता है। इन ब्लेड्स को ही बोलते हैं गाइड ब्लेड या गाइड वेन। इट फ्लो को गाइड करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। देखो ना, फ्लूइड ऐसे जा रहा है, फिर फ्लूइड ऐसे जाएगा, तो गाइड वेन। और इन सब की जो असेंबली है पूरी, उसे बोलते हैं गाइड रिंग या गाइड व्हील। गाइड रिंग या व्हील, ढेर सारे हैं तो रिंग या व्हील, और सिंगल है तो ब्लेड या वेन। तो गाइड वेन या गाइड ब्लेड, पूरे क्या बोलेंगे, गाइड व्हील या गाइड रिंग। और इसी गाइड वेन को क्या बोलते हैं, गाइड वेन को क्या बोलते हैं, विकेट गेट। क्या नाम बोलते हैं, विकेट गेट। ये गाइड वेन है या गाइड ब्लेड है या विकेट गेट है। और इस पूरे रिंग को क्या बोलेंगे, गाइड रिंग या गाइड व्हील। पर इन दोनों, और इस गाइड रिंग या गाइड व्हील का या इस गाइड वेन का क्या पर्पज है, पहला पर्पज है कि डिस्चार्ज को कंट्रोल करना, और दूसरा का पर्पज होता है कि पानी जब अंदर जाएगा, अंदर क्या होगा, इधर साइड क्या होगा, रनर, रनर में क्या होते हैं, ब्लेड्स। पानी जब जाएगा तो पानी ब्लेड्स पे टकराएगा। पानी अगर ऐसे जाएगा तो ब्लेड्स पे किसी एंगल पे टकराएगा, किसी खास एंगल पे। पानी अगर ऐसे जाएगा तो ब्लेड्स पे किसी और एंगल पे टकराएगा। तो जो टकराएगा, टकराएगा मतलब रनर के अंदर प्रवेश करेगा। तो प्रवेश करने को एंट्री बोलेंगे, एग्जिट, एंट्री। तो जो इनलेट एंगल होगा या एंट्री एंगल होगा तो उसको भी चेंज करता है। तो पहला काम क्या होता है कि डिस्चार्ज को कंट्रोल करना, और दूसरा काम क्या होता है, इनलेट एंगल को कंट्रोल करना। तो आपका गाइड वेन या विकेट गेट का क्या पर्पस होता है, डिस्चार्ज को कंट्रोल करना या इनलेट एंगल कंट्रोल करना। दो पर्पस है इसके, ठीक है। और क्योंकि डिस्चार्ज को कंट्रोल करता है, इसका मतलब इसी के माध्यम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, गवर्निंग करेंगे, ठीक है। और मैं इसकी गवर्निंग को और डिटेल नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। इंपल्स टर्बाइन की गवर्निंग को मैंने पढ़ा दिया, बता दिया कि कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पीयर रॉड या भाले की मदद से। यहाँ पे और बात बताने की जरूरत। अब आपको मैं थोड़ा सा फिर ले जाता हूँ पीछे। तो हमने क्या क्या बातें कर ली थी, हमने बात यहाँ तक की थी, और केसिंग की बात चल रही थी। तो केसिंग में क्या क्या लिखा हुआ मैंने, देखो मैंने क्या क्या लिखा।
पहला, यहाँ देखो जरा, पढ़ो इस लाइन को। द वाटर इंटर्स द टरबाइन, वाटर इंटर करता है टरबाइन में बाय द स्पाइरल केस। तो आपने देखा था जब टरबाइन का सबसे पहला हिस्सा कौन सा होता है, देखो ना, आपको याद होगा, वो ये देखो, ये देखो, हमने बोला था ये पूरा टरबाइन है, तो टरबाइन का सबसे पहला कौन सा पार्ट था, वही जो लिखा है यहाँ पे, पानी कहाँ प्रवेश करेगा, स्पाइरल केस। और स्पाइरल केसिंग को यहाँ पे किस प्रकार डिजाइन किया गया है, कीप द वेलोसिटी along द कॉन्जिक्यूटिव सेक्शन। कॉन्जिक्यूटिव सेक्शंस हैं, मतलब आप यहाँ इस सेक्शन की बात करो, इस सेक्शन की बात करो, इस सेक्शन की बात करो, इस सेक्शन की, एरिया तो चेंज हो रहा है, पर यहाँ जो वेलोसिटी होगी, यहाँ जो वेलोसिटी होगी, यहाँ जो वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, बात समझ में आई आपको, वही लिखा। कॉन्जिक्यूटिव सेक्शन पे वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट बनी रहे, और पानी भी इसी गाइड, इसी केसिंग के माध्यम से क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट। इतनी बात समझ में आई, केसिंग के बारे में इतनी बात आपको याद रखनी है और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ये केसिंग आपको फिर मैंने दिखा दिया, ये केसिंग है, ये रनर है, ग्रेड्स हैं, ठीक है, ओके। और आपको कुछ समझना नहीं है, देखो ना, केसिंग का यहाँ एरिया ज़्यादा है, एरिया कम है। अब आगे बढ़ते हैं। गाइड वेन के बारे में हमने पढ़ा अभी आपसे, अभी आपको पढ़ाया मैंने गाइड वेन के बारे में। क्या पढ़ाया मैंने आपको कि गाइड वेन कैसे होते हैं, एडजस्टेबल, और एडजस्टेबल ना हो तो डिस्चार्ज की मात्रा कैसे कंट्रोल करेंगे, इनलेट एंगल कैसे कंट्रोल करेंगे, आप समझ ही रहे हो। तो एडजस्टेबल गाइड वेन्स, और इन्हें क्या बोलते हैं, विकेट गेट। तो अभी मैं वेन बोल रहा हूँ, एक ब्लेड है तो एक ब्लेड है तो गेट, या ब्लेड, वेन, गेट कुछ बोले, और ढेर सारे हैं, मिला के पूरे को बोलेंगे क्या, गाइड व्हील, क्या गाइड रिंग, ठीक है। एडजस्टेबल गाइड वेन या विकेट गेट्स आर कंट्रोल द डिस्चार्ज, कौन सा डिस्चार्ज, गोइंग इनटू द रनर, रनर में जो प्रवेश करने वाला है। पहला पर्पस क्या हो गया, डिस्चार्ज जो कंट्रोल करना, और दूसरा क्या हो गया, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, इस प्रकार से चेंज करना कि अनुकूल बने कुछ हमारे, ठीक है, हमारे हिसाब से अच्छी हो जाए, ठीक है। तो अडेप्ट, अडेप्ट मतलब चेंज करना, ये बस मतलब पॉजिटिवली चेंज करना, इस प्रकार चेंज करना कि चीजें अनुकूल हो जाए हमारे। टू अडेप्ट द इनलेट एंगल ऑफ द फ्लो, द रनर ब्लेड एंगल। तो क्या करना है, इनलेट एंगल को अडेप्ट करता है और डिस्चार्ज को कंट्रोल करता है, कौन, हमारा गाइड वेन। तो गाइड वेन के बारे में ये बात आप समझ लिए, आपने वर्किंग समझ लिया, गाइड वेन का फिगर कैसा होता है आपने ये भी समझा। यहाँ पे गाइड वेन आपको दिखाया ना मैंने, ये है गाइड वेन, येलो कलर का, जो येलो कलर का आपको दिख रहा है यही है आपका गाइड वेन, दिख रहा है आपको। और अगर आप साइड में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, देखिए ये है गाइड वेन, ये देखिए मैंने बनाया है वही चीज यहाँ पे बनाया, गाइड वेन ऐसे, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। ये एक गाइड वेन है, ये एक गाइड वेन, शेप कैसा होता है इसका, एरोफॉइल शेप। करता क्या है, ये ढेर सारे गाइड वेन मिलकर डिस्चार्ज को कंट्रोल करते हैं और इनलेट एंगल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इनलेट एंगल को। अब आगे बात करते हैं, इतनी बातें हो गई, और क्या बचा है, कुछ बचा है देख लीजिए ऐसा। हाँ एक चीज और बची है, देखो यहाँ पे जब मैंने केसिंग की बात यहाँ पे की, यहाँ मैंने केसिंग की बात कर ली, फिर मैंने यहाँ गाइड वेन की बात कर ली, तो मैंने स्टीयरिंग या स्टे-वेन की बात नहीं की क्योंकि एग्जाम पूछता नहीं है। इसके बाद क्या है, अब बताओ, जब पानी जब आपका केसिंग से, सॉरी फिर यहाँ से मैं थोड़ा सफा कर दूँ, पानी जो आपका केसिंग के बाद, देखो जैसे केसिंग में आया, केसिंग पानी आया, केसिंग के बाद कहाँ गया, स्टे वेन, स्टे वेन के बाद कहाँ गया, गाइड वेन या विकेट गेट, उसके बाद केसिंग के बाद स्टे वेन, स्टे वेन के बाद गाइड वेन, गाइड वेन के बाद कहाँ गया, रनर, यह है रनर, रनर के बाद कहाँ जाएगा, ड्राफ्ट ट्यूब, ये क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब। तो रनर में जाएगा तभी तो इस पानी की जो हाइड्रोलिक एनर्जी है या फ्लूइड एनर्जी वो किसमें कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि रनर ही क्या करता है, रोटेट करता है। तो रनर में ही क्या होगा, एक्चुअल कन्वर्जन होगा किसका, हाइड्रोलिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में। आगे लिखा देखिए यहाँ क्या लिखा, द रनर ट्रांसफॉर्म्स द हाइड्रोलिक एनर्जी टू एनर्जी। रनर क्या करेगा, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद क्या होगा, रनर में जब रनर के अंदर जब हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद पानी कहाँ छोड़ दिया जाएगा,
इस ड्राफ्ट ट्यूब, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये ड्राफ्ट ट्यूब है। पानी कहाँ छोड़ दिया जाएगा, ड्राफ्ट ट्यूब। और ड्राफ्ट ट्यूब के बाद पानी कहाँ चला जाएगा, टेल रेस। यहाँ देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एंड रिटर्न्स इट एक्चुअली टू द ड्राफ्ट ट्यूब। रनर में हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद इस पानी को रिटर्न कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा किसको, इसमें ड्राफ्ट ट्यूब में। किस प्रकार से, एक्चुअली। ये बात समझ में आई आपको। अभी मैं ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में पढ़ूंगा। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, केसिंग, फिर स्टीयरिंग, फिर गाइड व्हील। तो केसिंग, स्टीयरिंग, गाइड व्हील, ये जो हमने पढ़ा है, ये जो भी पढ़ा है वो सभी रिएक्शन टरबाइन में, केवल फ्रांसिस नहीं, सभी रिएक्शन टरबाइन में लागू होगी, है। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब की बात की जाए, ठीक है। चलो, अच्छा, ड्राफ्ट ट्यूब की बात करने से पहले थोड़ा सा हम रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन में कंपेयर कर लेते, थोड़ा फिर से। चलो बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है। इम्पल्स टरबाइन में ऐसे होता है, पानी आता है, इम्पल्स टरबाइन पानी पेनस्टॉक से आता है, ये नोजल होता है और नोजल के एंड से एक जेट निकलती है और ये जेट किस पे टकराता है, टरबाइन के ब्लेड्स पर। ये टरबाइन के ब्लेड्स है, टरबाइन के ब्लेड्स बराबर है। ओके, इतनी बात आपको मालूम पड़ी थी आपको। अब मैं अगर रिएक्शन टरबाइन बनाऊं, रिएक्शन टरबाइन कैसे बनाऊंगा यार, देखिए कंपेयर करके दोनों को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा, ये पानी आ रहा है, अच्छा ये है मान लो टेल रेस, ये है टेल रेस। टेल रेस मतलब जहाँ पानी छोड़ना है आपको, इसका ये पानी गिर जाएगा आने के बाद। ओके, अब देखो ये आ रहा है आपका पेनस्टॉक, अब वो पाइप जहाँ से पानी है, और ये अब इसके एंड पर यहाँ पे नोजल नहीं होगा, बल्कि पानी पेनस्टॉक के बाद डायरेक्ट किसमें प्रवेश करेगा, केसिंग का शेप कैसा होगा, स्पाइरल। लेकिन केसिंग वास्तव में है क्या, केसिंग एक रास्ता है, एक पैसेज है। कैसा पैसेज है, एयर टाइट एंड वाटर टाइट, बस। तो हम यहाँ पर पूरा केसिंग ना बना के एक डब्बा बना दे रहे हैं, और ये डब्बा किसको सिग्निफाई कर रहा है, किसको बता रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, किसको समझा रहा है, ये बता रहा है केसिंग के बारे में। ये डब्बा ही हमारा क्या है आज से। अच्छा, पानी जब केसिंग प्रवेश करता है, केसिंग के बाद किसमें प्रवेश करता है, केसिंग से स्टीयरिंग में, स्टीयरिंग से गाइड रिंग में, और गाइड रिंग से रनर में। अब रनर कैसा शेप होता है आपको पता है, अगर फ्रांसिस टरबाइन है रनर का शेप कैसा होगा आपको पता है, मैं बता भी देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। अगर कप्लान टरबाइन है तो कैसा शेप होगा, एक्सियल, आपको पता ही है। मैं यहाँ रनर को केवल एक ऐसे बना देता हूँ, बस पंखी नुमा, चरखी नुमा, और ये रनर हो गया। अब ये रनर का शाफ्ट है, ये रोटेट करेगा। अगर ये रोटेट करेगा तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। हमें क्या मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म बना रहा हूँ किसका, रिएक्शन टरबाइन का। अब देखो यहाँ से पानी जब जाएगा तो केसिंग से स्टीयरिंग से गाइड रिंग में, गाइड रिंग के बाद रनर में प्रवेश करेगा। पानी एक्चुअली यहाँ से नहीं, यहाँ से भी आएगा, कि केसिंग जो होगी पूरे ऐसे पूरी में होगी, पानी ऐसे आएगा। उसके बाद ये पानी जो है तो आया है, ये पानी कहाँ प्रवेश करेगा, कहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा। यहाँ निकलेगा मतलब क्या, एटमॉस्फेयर में निकलेगा। लेकिन हम इसको एटमॉस्फेयर में नहीं निकलने देते हैं, तो हम किस कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं इसको एक ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, एक पाइप, ये ड्राफ्ट ट्यूब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ड्राफ्ट ट्यूब। ये क्या है साहब, ये टेल रेस है, जहाँ पानी छोड़ना, ये पूरा टेल रेस है। ये ड्राफ्ट ट्यूब आपने क्यों लगाई सर, मैं बताता हूँ अभी आपको। ड्राफ्ट ट्यूब, ये ड्राफ्ट ट्यूब, डीटी मतलब ड्राफ्ट ट्यूब। अब एक बात बताओ, आप समझ रहा आपको, ठीक है। यहाँ मैंने अभी कोई केसिंग लगाई नहीं लगाई, यहाँ केसिंग लगाई, यस केसिंग है, मतलब वहाँ केसिंग ऑप्शनल है, लगाएंगे अभी लेकिन ऑप्शनल है, आप चाहो तो ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं केसिंग का एक हाइड्रोलिक फंक्शन होता है, ये बात बताने जा रहा हूँ, जरा समझो। एक बात बताओ, मैंने बताया था इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में क्या अंतर होता है, क्योंकि इम्पल्स टरबाइन के इनलेट पर, मतलब यहाँ पर अभी पानी टरबाइन के अंदर प्रवेश नहीं किया, टकराया नहीं, इसका मतलब यही इनलेट है। कौन सी एनर्जी होगी, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे जो ये है इनलेट, ये टरबाइन का इनलेट, क्योंकि पानी जैसे ही केसिंग के अंदर प्रवेश कर गया मतलब आ गया। ये बताओ यहाँ पे कौन सी ऊर्जा होगी, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होगी
कुछ हिस्सा प्रेशर एनर्जी के रूप में भी रहेगा, आपको वो दोनों रहेगा। इसीलिए मैंने वहां लिखा था कि इन एन इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, जो भी एनर्जी फ्लूइड के पास उसका कंप्लीट कन्वर्जन किसमें करवाते हैं, काइनेटिक। और इन रिएक्शन टरबाइन जो भी एनर्जी फ्लूइड के पास यहाँ पे है उसका कंप्लीट कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में नहीं करवाते, बल्कि पार्शियल कन्वर्जन कराते हैं। पार्शियल कन्वर्जन होता है काइनेटिक एनर्जी में। पार्शियल कन्वर्जन करने का मतलब क्या है कि एक बड़ा हिस्सा किसके रूप में मौजूद रहेगा, प्रेशर एनर्जी के रूप में भी मौजूद। अब मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर केवल काइनेटिक एनर्जी क्यों, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूँ, तो देखो ये टरबाइन कौन सा टरबाइन है, ये इम्पल्स टरबाइन है, और ये रिएक्शन टरबाइन है। अगर ये इम्पल्स टरबाइन है, यहाँ इम्पल्स का मतलब क्या होता है, प्योर इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, प्योर इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, प्योर इम्पल्स। और ये क्या है, रिएक्शन टरबाइन। और रिएक्शन टरबाइन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन का मतलब वास्तव में होता है इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन का मतलब यहाँ और उसमें क्या अंतर है। यहाँ टरबाइन के ब्लेड्स पर जो बल लगेगा वो केवल और केवल या प्योरली इम्पल्स एक्शन के कारण लगेगा, और यहाँ टरबाइन के ब्लेड्स पर जो बल लगेगा वो इम्पल्स और रिएक्शन दोनों के कारण लगेगा। अब इम्पल्स और रिएक्शन, इम्पल्स इफेक्ट क्या है, रिएक्शन इफेक्ट क्या है, दोनों को मैं समझाता हूँ। चलिए अगले पेज पे आते हैं। देखो एक बात समझो, अगर आपने कभी देखो, मैं बहुत डिटेल अंदर जाके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इस प्रकार समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फीलिंग, वरना इसमें तो बहुत कुछ है, ठीक है। चलो, अगर आपने कभी घर में जो नल होता है, टोटी, मान लो ये नल है, घर का नल है, और इसमें एक लगा दी टोटी। अगर आपने कभी घर के नल में कभी आपने एक प्लास्टिक का सॉकेट लगाया हो, जो एक आपने देखा होगा, कभी हम लोग लगा देते हैं इस तरह का ऊपर चढ़ा देते हैं, चढ़ाने के बाद ये ऐसा होता है, आपने देखा है ऐसा, मतलब कुल मिला के ऐसा रहता है। इससे क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा पाइप खोस देते हैं ऐसे, और यहाँ से एक पाइप से पानी आ ही रहा होता है, तो आपने देखा ही होगा घरों में। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर जो इसमें जो ये है आपका लगा हुआ है सॉकेट कैसा है, क्या है, नोजल। बल्कि सॉकेट ना बोले, इसको नोजल ही बोलें। कई लोग इसको नाजुल बोलते हैं, नाजुल सही वर्ड नहीं है, नोजल। ये क्या है, नोजल। ये ट्यूब का या प्लास्टिक का या रबर का नोजल है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पानी खोलूँ तो ये पानी जो इसके अंदर से ऐसे गिरेगा, वो पानी क्या करना चाहेगा, वो पानी नोजल को, जैसे मान लो ये पानी ऐसे बाहर आ रहा है, जब पानी बाहर आ रहा होता है, पानी तो तेज वेग से आएगा, वो बात तो है ही है। उसके अलावा पानी जो है नोजल को इधर की ओर फेंकने की कोशिश करता है। तो आप देखोगे बार बार ये नोजल अपने से गिर जाता है, अपने आप निकल जाता है बाहर। हम जितनी बार लगाते हैं, पानी खोलते फट से गिर जाता है, हम जितनी बार लगाते हैं, फट से खोलते नीचे गिर जाता है कई बार इसका। और अगर आप चाहते हो ये ना गिरे तो आपको क्या करना पड़ता है, पानी बहुत धीरे से खोलना, थोड़ा सा खोलना पड़ता है। जहां पानी आपने तेरा पूरा खोला, पर एक नोजल पे, इस नोजल पे नीचे की ओर एक बल लगता है, और इस बल के कारण ये नोजल, जो प्लास्टिक का नोजल है, ये बार बार बाहर निकल आता है। ये जो बल होता है ना, जो नोजल पे लगता है, ये वास्तव में नोजल पे पानी के द्वारा लगने वाला रिएक्शन फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, पानी के द्वारा लगने वाला रिएक्शन फोर्स। का मतलब सर ये जो नोजल है इस पर एक बल लग रहा है, और वो बल कौन सा बल है, रिएक्शन फोर्स है। इसको और समझ सकते हो, अगर आपने कभी बाल कटवाया है और पुराने नाई से कटवाया है, के पास एक पिचकारी होती थी, मैं हाथ फंसाता था ऐसे, और पिचकारी को ऐसे 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 ये ऐसे बाहर निकला रहता था, और उस पिचकारी को वो ऐसे हाथ फंसा के ऐसे चलाता था। बोतल में पानी भरा, जैसे मान लो ये पिचकारी है और ये बोतल का मुंह है, तो इसमें डाल देगा ऐसे और ऐसे चलाता था तो इसमें पानी बाहर निकलता था, स्प्रे।
तो अगर आपने ध्यान से देखा हो उसको, वो जो ट्यूब है वो चला रहा है, ठीक है, ऐसे रहती थी, और यहाँ पे एक लगा रहता था नोजल। तो नोजल जो है, जिससे पानी निकल रहा था, आप देखोगे जब वो चलाएगा, इसी उंगली डाल के चलाता रहता है बार बार, कुछ देर बाद ये नोजल, यहाँ चूड़ी बनी होती है और चूड़ी पे ही नोजल फंसा रहता है, ये नोजल धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है, अपने आप खुलने लगता है। कई बार खुलते खुल के गिर भी जाता है, खुल के गिर भी जाता है। क्या आपने होली में पिचकारी चलाई होगी, क्या तो आपने टंकी वाली पिचकारी इस्तेमाल की होगी? आपने कई बार देखा होगा कि जो टंकी वाली पिचकारी का जो सामने वाला पार्ट होता है, नोजल इसको हम बोलते हैं, इसमें से फव्वारा बाहर, इसमें से धार बाहर निकलती है, हम उसे कायदे से टाइट करते हैं और प्रेशर डाल के होली खेलने जाते हैं। लेकिन जब होली खेल उल के आते हैं तो कई बार हम पाते हैं, कह रहे उसका नोजल तो गिर गया, सामने वाला पार्ट कहीं गिर गया। बड़ा आश्चर्य होता है कि हमने उसको इतने अच्छे से टाइट किया था, फिर भी वो कैसे गिर गया? वो इसलिए गिर जाता है कि जब भी नोजल से पानी बाहर निकलता है, नोजल पे एक रिएक्शन फोर्स लगता है, और वो रिएक्शन फोर्स इस नोजल को बाहर निकालना चाहता है, और उसी फोर्स के कारण ये नोजल धीरे 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 टूटता जाता है, ढीला हो जाता है, और अंततः ये गिर जाता है। तो आपने देखा है, जो होली खेलते हैं टंकी वाली पिचकारी से उसमें नोजल गिर जाता है, आगे वाला पार्ट जहां से पानी निकलता है वो गिर जाता है अक्सर ढीला होके। ये आपने देखा होगा, जो नाई होता है बाल काटता है, उसकी पिचकारी का यह हिस्सा गिर जाता है। या आपने यहाँ देखा है, पान टोटी में जो लगा हुआ नोजल, ये गिर जाता है। ये सब किस लिए गिर जाता है, कारण गिर जाता है? ये गिर जाता है रिएक्शन फोर्स के कारण। किसके कारण गिर जाता है? रिएक्शन फोर्स के। ओके, अब अगर ये रिएक्शन फोर्स के कारण गिर जाता है, इसका मतलब ये रिएक्शन फोर्स पे लगता है। ठीक सर, अब एक बात समझाइए, मतलब नोजल पे जब पानी आएगा, नोजल से पानी आएगा, तो नोजल पे क्या बल लगेगा? एक रिएक्शन फोर्स। नोजल पे क्या लगेगा? एक रिएक्शन। ओके, ये हो गया। अब इंपल्स फोर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, आपको मैंने पढ़ाया है नेट फोर्स बराबर होता है एम बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बाई टी। आप इस ये टाइम को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप इस टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, कि नेट फोर्स इंटू टाइम टी बराबर हो जाएगा एम बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। और इस वर्ड को क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स ने पढ़ा है, तो बोलते हैं एफ नेट इंटू टी। कुछ फोर्स लगे किसी बॉडी पर और कुछ समय के लिए लगे, जो फोर्स किसी समय के लिए लग रहा है, उस फोर्स और समय गुणनफल को बोलते हैं आवेग, इम्पल्स। क्या बोलते हैं? आवेग या इम्पल्स, आवेग। और इसे क्या बोलते हैं? चेंज इन मोमेंटम, संवेग परिवर्तन। इसे क्या बोलते हैं? संवेग परिवर्तन। इसे क्या बोलते हैं? संवेग परिवर्तन। ठीक है, अब देखो, और इसे क्या बोल सकते हैं? इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम। का मतलब चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? पल्स के। और इसी इक्वेशन को बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। और इससे ये आया, या कहो इससे ये आया है। ठीक है, तो इसको भी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि इम्पैक्ट ऑफ जेट के चैप्टर में हमने प्लेट पर पानी के द्वारा लगने वाला बल निकाला, और वो जो बल निकाला था वो इसी इक्वेशन के माध्यम से तो निकाला था। तो जब भी हम किसी प्लेट पर पानी के द्वारा या जेट के द्वारा लगने वाला बल निकालते हैं और इस फार्मूले से निकालते हैं, उस बल को हम क्या बोल देते हैं? पल्स फोर्स है। तो इम्पल्स फोर्स का मतलब है कि इस इक्वेशन से, या इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का इस्तेमाल करके आया फोर्स। और वो फोर्स हम वहां कैसे निकालते हैं? कहाँ निकालते हैं? प्लेट पे लगने वाला बल। तो प्लेट पे लगने वाला बल जो होता है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का प्रयोग करके निकालते हैं, तो उसे बोलेंगे इम्पल्स। अब इसका मतलब क्या? मान लो ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसकी? एक इम्पल्स टरबाइन की। इम्पल्स टरबाइन में ये ब्लेड होता था, ये इम्पल्स टरबाइन का ब्लेड, और ये नोजल, और नोजल से क्या आता था? पानी टकराता था। अब एक बात बताओ, ध्यान सुनना। ये जो
पानी जाकर टकरा रहा है, इसी फोर्स के कारण, इसी फोर्स के कारण तो आपका नर घूम रहा है और हमें क्या मिल रहा है, मिल रही मैकेनिकल एनर्जी। हमें क्या मिल रही है, तो ये फोर्स जो है, जो ब्लेड पर लग रहा है किसी कारण, पानी के द्वारा, हम इसको इस इक्वेशन से निकालेंगे। इस फोर्स को हम क्या बोल देंगे, इम्पल्स फोर्स। फोर्स को क्या बोल देंगे, इम्पल्स फोर्स है, इम्पल्स फोर्स। का मतलब जो पेल्टन टरबाइन होती है, पेल्टन टरबाइन में रनर के ब्लेड पर कौन सा बल लगता है, इम्पल्स फोर्स। इसीलिए पेल्टन टरबाइन को क्या बोलते हैं, इम्पल्स टरबाइन या प्योर इम्पल्स टरबाइन। अब बात करते हैं फिर से, मान लो ये टरबाइन है और ये है आपका नोजल। पानी आएगा, टकराएगा, टकराएगा तो क्या लगेगा, इम्पल्स फोर्स। ध्यान सुनिएगा, क्या लगेगा, इम्पल्स फोर्स। कौन सी टरबाइन हो गई, इम्पल्स टरबाइन। लेकिन अगर ध्यान दो, ये इम्पल्स टरबाइन तब तक है जब तक केवल ये रनर हमारा सिस्टम। अगर मैं इस नोजल को भी अपने टरबाइन का एक पार्ट मान लूं या बना लूं, नोजल को भी अपने टरबाइन का एक पार्ट बना लूं, मतलब समझो, आप जानते हो कि इस नोजल पे भी एक बल लगेगा और ये बल, नोजल पे बल होता है उसे क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। नोजल पे जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो अगर नोजल पे लग रहा रिएक्शन फोर्स और टरबाइन के ब्लेड पे लग रहा इम्पल्स फोर्स, अगर मैं कहूं कि ये पूरा मेरा टरबाइन है, मतलब नोजल को भी अपने टरबाइन का एक पार्ट बना दूं, नोजल को भी अपने टरबाइन का एक पार्ट मान लूं या बना लूं, ये पूरी टरबाइन में जो बल लग रहा है वो किस प्रकार से लग रहा है। मतलब देखो, अब मान लो इस रनर से ही, इस रनर में ही मैं इस नोजल को जोड़ देता, रनर में नोजल जोड़ देता, तो अब बताओ, ये जो पानी निकला है इससे ब्लेड पर एक फोर्स लगता है, इम्पल्स फोर्स, लेकिन नोजल पे लग रहा होता है एक रिएक्शन फोर्स। तो ये इम्पल्स फोर्स और ये रिएक्शन फोर्स जो नोजल पे लग रहा है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, रनर को घुमाने की कोशिश करते हैं, रनर को घुमाने की कोशिश करते हैं। तब इस टरबाइन को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। तो एक मोटा मोटा समझ सकते हो कि इम्पल्स टरबाइन में नोजल जो होगा तो हम टरबाइन का पार्ट नहीं मान रहे हैं, मतलब टरबाइन का पार्ट नहीं मान रहे, मतलब नोजल पे जो बल लग रहा उसको हम, नोजल पे जो बल लग रहा उसको हम टरबाइन को रोटेट करवाने में यूटिलाइज नहीं कर। नोजल पे जो बल लग रहा है, नोजल से निकलने वाले पानी तो यूटिलाइज हो रहा है, और नोजल पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसको हम यहाँ यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा नोजल पे, लेकिन हम इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इसको यूटिलाइज कहाँ नहीं कर रहे हैं, रनर को घुमाने में। लेकिन अगर हम नोजल पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसको भी यूटिलाइज करने, रिएक्शन टरबाइन, नोजल पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसको भी यूटिलाइज कर लें रनर को घुमाने में, तब जो टरबाइन होगी वो कहलाएगी इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। अब आप कहोगे सर आप कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं, नोजल अलग चीज़ है, रनर अलग चीज़ है, आप नोजल को टरबाइन का पार्ट कैसे बना सकते हो, नोजल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो आप परेशान मत हो, अभी हम आपको दिखाएंगे। जो फ्रांसिस टरबाइन का ब्लेड होगा, फ्रांसिस टरबाइन का जो ब्लेड होगा, मान लो ये दो हाथ नहीं ब्लेड हैं, फ्रांसिस टरबाइन के जो ब्लेड की बनावट होगी, फ्रांसिस टरबाइन के ब्लेड्स की जो बनावट होगी वो इस प्रकार से होगी, का एक हिस्सा नोजल का काम करेगा, का एक हिस्सा नोजल काम करेगा। मतलब टरबाइन का रनर का जो ब्लेड है, रनर का जो ब्लेड है, ब्लेड ही ऐसा बना है कि उसका एक हिस्सा नोजल का काम करेगा। किसका काम करेगा, नोजल का। और अभी आपने पढ़ा कि अगर कहीं नोजल है तो नोजल पे क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स। तो अगर रनर जो रोटरी पार्ट है, रनर के ब्लेड्स, उन ब्लेड्स का ही कुछ हिस्सा नोजल काम करने शुरू कर दे तो वहां क्या आ जाएगा, रिएक्शन। और फिर उस पानी को मैं बाकी हिस्से पर, बचे हुए हिस्से पे गिराऊं, क्या लगेगा, इम्पल्स फोर्स। आप देखेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको। मान लीजिए रनर का ब्लेड है, ये देखो, मैं हाथ को देखिए ध्यान से, ये ब्लेड्स जो दो ब्लेड्स, देखो एक ब्लेड ऐसे आएगा, ये ऐसे, दूसरा ब्लेड कैसे आया, ये ऐसे। देखिए शुरुआत से देखिएगा, ध्यान दीजिए, इनके बीच का रास्ता देखिएगा, इनके बीच का रास्ता कम हो रहा है कि या बढ़ रहा है, कम हो रहा है। और उसके बाद यूनिफॉर्म, कम नहीं हो रहा, देखिए रास्ता कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया।
फिर रास्ता बराबर है। तो अगर मैं ब्लेड्स को ऐसे बना रहा हूं, क्या होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसमें जब पानी प्रवेश करेगा तो पानी की क्या होगा, पानी को जब प्रवेश, कोई रास्ता घट रहा है तो नोजल काम करेगा, तो ये हिस्सा नोजल जब काम करेगा तो इतने हिस्से पर क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स, ब्लेड्स पे लगेगा रिएक्शन फोर्स। नोजल पे लगता है रिएक्शन फोर्स, पर यहाँ नोजल किसके द्वारा बन रहा है, ब्लेड्स के द्वारा, ब्लेड्स के द्वारा ही नोजल बन रहा है, तो ब्लेड्स पे लगेगा रिएक्शन फोर्स। और फिर ये पानी जो एक्सीलरेट हुआ है उसको टरबाइन का ये हिस्सा, लोअर हिस्सा जो मैं घुमा रहा हूँ, लोअर हिस्से से पास कराएंगे, और लोअर हिस्से पे क्या लगाता जाएगा, इंपल्स फोर्स। तो हम रिएक्शन टरबाइन के ब्लेड्स को बनाएंगे ऐसे, या कहो फ्रांसिस टरबाइन के ब्लेड को इस प्रकार से बनाएंगे कि फ्रांसिस टरबाइन के ब्लेड का एक हिस्सा नोजल का काम करेगा, और नोजल काम करेगा तो उस पर क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स, और पानी बाकी हिस्से में जाएगा तो क्या लगाते हुए जाएगा, इंपल्स फोर्स, मिलेगा इंपल्स रिएक्शन दोनों। इसीलिए फ्रांसिस टरबाइन कैसा है, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ओके, मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे, मतलब हम रनर का ब्लेड ही ऐसा बनाएंगे कि रनर का ब्लेड का एक हिस्सा, रनर के ब्लेड का एक हिस्सा, मान लो ये रनर के ब्लेड है, ये रनर के ब्लेड है, तो इसका ऊपर का हिस्सा नोजल है, नीचे का हिस्सा नोजल नहीं है, तो ऊपर का हिस्सा अगर नोजल है तो ऊपर के हिस्से में लगेगा रिएक्शन फोर्स, और नीचे के हिस्से में क्या लगेगा, इंपल्स फोर्स। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ठीक, तो आपने देखा इंपल्स फोर्स, रिएक्शन फोर्स। तो इंपल्स टरबाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें नोजल पे लगने वाले रिएक्शन फोर्स को यूटिलाइज नहीं कर रहा है रनर घुमाने के लिए। और इसको इंपल्स रिएक्शन टरबाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नोजल पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स भी यूटिलाइज हो रहा है। यार नोजल क्या है, नोजल इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ रनर, नोजल भी रनर का पार्ट है। कैसे बनाया मैंने बताया ना, नोजल की ब्लेड को इस प्रकार बनाएंगे कि वो सही, रनर की ब्लेड को इस प्रकार से बनाएंगे कि वो नोजल काम करना। ठीक है, ओके, ये बात थोड़ा सा मैंने समझाई, हो सकता है पूरा क्लियर ना हुआ हो तो परेशान ना होइए, आपको इतना मालूम होना चाहिए थोड़ा सा कि इंपल्स टरबाइन में क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है। अभी और बात करते हैं हम लोग, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्लियर हो जाए थोड़ा सा। और अब देखो, ठीक सर इतनी बात आपने बताई, और बताइए। हमने कहा देखो कि अगर ये प्योर इंपल्स टरबाइन है, अगर ये प्योर इंपल्स टरबाइन है, इसका मतलब क्या, यहाँ नोजल के बाद, अब अच्छा ये हो गया, अच्छा ये यहाँ ये प्योर इंपल्स, ये इंपल्सेशन है। एक बात बताओ, अगर ये इंपल्सेशन टरबाइन है, अगर ये इंपल्सेशन टरबाइन है तो पानी पानी जब आएगा केसिंग में, केसिंग के बाद किसमें घुसेगा, स्टीयरिंग में, उसके बाद गाइड रिंग में, गाइड रिंग के बाद रनर में। और मैंने अभी क्या बताया, रनर के ब्लेड्स को इस प्रकार से बनाएंगे कि एक हिस्सा रनर के ब्लेड का नोजल की तरह काम करे। और नोजल के बारे में आपने पढ़ रखा है कि नोजल जो होता है, नोजल जब पानी आता है या कोई फ्लूइड आता है, नोजल क्या करता है, नोजल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है या वेलोसिटी को बढ़ाता है। किसकी कॉस्ट पर, प्रेशर की कॉस्ट, मतलब प्रेशर को घटा के काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, मतलब प्रेशर को कन्वर्ट करता है काइनेटिक, प्रेशर को कंज्यूम करता है और काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो एक बात बताओ, अगर ये नोजल है और आप चाहते हो कि प्रेशर एनर्जी को इस्तेमाल करके काइनेटिक एनर्जी बढ़े, इसका मतलब क्या, यहाँ से जब यहाँ फ्लूइड जाएगा इस दौरान काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और प्रेशर एनर्जी क्या होगी, घटेगी। लेकिन प्रेशर एनर्जी घटाना है, यहाँ पे इनलेट पर, नोजल के इनलेट पर कुछ प्रेशर एनर्जी होनी चाहिए, तब तो घटाएंगे ना आप। इसीलिए रिएक्शन टरबाइन में, क्योंकि रिएक्शन टरबाइन में रनर के ब्लेड का एक हिस्सा नोजल तरह काम करेगा, या नोजल को भी हम रनर का पार्ट बना लेंगे। रिएक्शन टरबाइन में नोजल को भी हम रनर का पार्ट बना देंगे, या कह सकते हैं कि एक हिस्सा नोजल तरह काम करेगा। तो अगर नोजल की तरह काम करना है तो पानी जो नोजल वाले हिस्से में प्रवेश करेगा उसके पास प्रेशर एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, तभी तो उसे घटा के वो क्या पैदा करेगा, काइनेटिक। इसीलिए रिएक्शन टरबाइन में जो पानी प्रवेश करता है रनर पे, उसके पास एक बड़ा हिस्सा किसके रूप में होना जरूरी है, किसके रूप में, प्रेशर एनर्जी के रूप में। इसलिए सारी एनर्जी हम काइनेटिक कन्वर्ट नहीं करते हैं, कुछ हिस्सा प्रेशर के रूप ही रखते हैं, सब प्रेशर के रूप में रखते हैं। लेकिन यहाँ बताओ, यहाँ तो ये पानी नोजल से बाहर आ चुका है ना, तो नोजल से बाहर आ चुका है
तो जो प्रेशर एनर्जी के काइनेटिक में कन्वर्जन होना हो गया होगा। अब इस अगर मैं अभी भी यहाँ पर प्रेशर एनर्जी रखूँ तो क्या उसका कोई यूटिलाइजेशन है, कोई फायदा है? नहीं है, क्योंकि अब ये पानी जाकर टकराएगा, यहाँ बल लगाएगा, यहाँ प्रेशर का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए सारी ऊर्जा किस रूप में होती है? केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी। तो चीज़ें समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं और भी तरीके समझा सकता हूँ। कई बार चीज़ें समझाते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इतनी समझना बंद हो जाता है आदमी को। इसमें थोड़ा डाउट है, थोड़ा दुविधा रहती है। कई बार समझाते समझाते एक और कंफ्यूजिंग हो जाती है। लेकिन कुछ भी हो जाए, आपको फाइनली रिजल्ट याद हो जाना चाहिए कि पेल्टन टरबाइन में इनलेट पर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। रिएक्शन टरबाइन में इनलेट पर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों, ठीक है। और इसको इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन क्यों बोलते हैं, मैंने ही बताया। अगर आपको समझ में आएगा तो अच्छी बात, अगर नहीं आया तो याद कर लेना कि इस रिएक्शन टरबाइन का मतलब होता है इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, और प्योर इम्पल्स का मतलब होता है इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। आगे चल के आगे की कक्षाओं में जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की एक समस्या है, मैं यहाँ पे कुछ और भी समझाना चाहूँ, समझा नहीं सकता उतना, कि बोर्ड उतना छोटा सा है, आप मौजूद नहीं यहाँ पर मेरे सामने, आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते मुझसे इस समय। अगर आप कुछ पूछें, कई बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है क्लास में, या जो समझाने का तरीका निकल के आता है क्लास में, वो बच्चे के पूछने पर डिपेंड करता है। आपने कुछ पूछा, मैंने कुछ जवाब दिया, आपने कुछ पूछा, फिर मैंने कुछ जवाब दिया। इस पूछने और बताने की क्रिया के दौरान चीज़ें एकदम स्मूथ तरीके से डेवलप हो जाती है, आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाता है और मैं पूरी तरीके से समझा। हमें भी कई बार आश्चर्य होता है कि मैंने कितने अच्छे समझा दिया चीज़ों। एक्चुअली मैंने नहीं समझाया, आपने जो पूछा तो मैं आंसर इस प्रकार से देता गया कि आप समझ में, उसमें पूछने वाले का भी योगदान होता है। अगर पूछने वाला सवाल ही नहीं पूछ रहा सही तरीके से, मैं बताऊंगा क्या? तो ये थोड़ा सा ये जो पार्ट है पूछने वाला, ये मिसिंग है यहाँ। आप मेरे सामने मौजूद नहीं हैं इस समय, ठीक है। आप इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको कम समझ में आ रही हूँ। अगर ऐसा है तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरी भी सीमाएँ हैं यहाँ। आप मेरे सामने होते हैं तो वो अलग बात होती, और अच्छे समझा सकता आपको। आप समझ रहे हैं बात को, फिर भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ, अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे पूरी तरीके से दोष मत दीजिएगा। सिस्टम का भी प्रॉब्लम है, समय की प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह भी है कि चीज़ भी बहुत कठिन है। आप अगर इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन के बारे में किसी अध्यापक से पूछेंगे तो वो आपको घुमाता रहेगा, जल्दी बताने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि बहुतों लोग को ये चीज़ क्लियर नहीं होती, ठीक है। अगर क्लियर भी है तो समझा नहीं पाते, जैसे मेरे पास भी सीमाएँ हैं कि मुझे चीज़ क्लियर भी है तो मैं कैसे समझाऊँ, कैसे बताऊँ, ठीक है। और डिप्लोमा में बच्चा जो पढ़ा होता है हाइड्रोलिक्स, बहुत एलिमेंट्री लेवल पढ़ा होता है, वो स्मॉल लेवल पढ़ा होता है, हाई लेवल पर नहीं पढ़ा होता है। जब तक हाई लेवल पर नहीं पढ़ा होता है, चीज़ों को जोड़ के बताना संभव नहीं पता, ठीक है। तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो इसलिए उसी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करते हुए समझाना है। इसलिए मैं ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ, ताकि चीज़ों को जोड़ता हूँ, एक लेमैन की तरह बात करता हूँ, ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। तो प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी समझिएगा, कोशिश की कर, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ समझ में आया आपको। आपने देखा मैंने किस प्रकार बताया कि यहाँ प्रेशर एनर्जी होना क्यों आवश्यक है, कि एक रनर के ब्लेड का एक हिस्सा नोजल की तरह काम करेगा, और नोजल की तरह काम करने के लिए यहाँ पे प्रेशर एनर्जी का होना आवश्यक है। अगर प्रेशर एनर्जी नहीं रहेगी तो किसको कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी में? बात समझ पा रहे हैं ना आप? फिर प्रेशर एनर्जी होना आवश्यक है। अब एक बात समझिए, ये नोजल का ये इनलेट है, और मैंने बताया नोजल कहाँ पे होगा टरबाइन में? रनर की ब्लेड्स। कहाँ पे होगा? रनर की ब्लेड्स। और रनर कहाँ होगा? ये है रनर। लेकिन रनर के पहले पानी कहाँ कहाँ प्रवेश करता है? तो पेन स्टॉक से आया केसिंग में, टरबाइन में पहले कहाँ प्रवेश किया? केसिंग में, फिर स्टेयरिंग में, फिर गाइड रिंग में, फिर रनर में। आप बताओ आप क्या चाहोगे? पानी के पास जो प्रेशर एनर्जी है, जब तक पानी रनर की ब्लेड पर, रनर के ब्लेड पर क्यों? क्योंकि रनर के ब्लेड का एक हिस्सा किसी तरह काम करेगा, नोजल तरह। तो पानी को रनर की ब्लेड तक पहुंचना है। आप क्या चाहोगे? पानी के पास जो प्रेशर एनर्जी है रनर के ब्लेड पर पहुंचते पहुंचते रहे कि खत्म हो जाए? आप कहोगे सर रहे, क्योंकि अगर प्रेशर एनर्जी नहीं रहेगी ब्लेड तक पहुंचते पहुंचते तो फिर ये किसको कन्वर्ट करेगा वेलोसिटी में?
कैसे इस पर रिएक्शन फोर्स लगेगा? लगेगा ही नहीं रिएक्शन फोर्स, और रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा तो फिर ये इंपल्स टरबाइन नहीं होगी, ये तो इंपल्स टरबाइन बन जाएगी केवल। नहीं, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब पानी के पास जो प्रेशर एनर्जी है वो लिए लिए उसे पहुंचना है कहाँ पे? रनर के ब्लेड। अब एक बात बताओ, अगर पानी के पास प्रेशर एनर्जी और उसको लेके प्रवेश कर पहुंचना उसको रनर के ब्लेड पर, बताओ इस केसिंग में पानी प्रवेश किया है। अब बताओ इस पानी का प्रेशर एटमॉस्फेयर ज्यादा हो कि नहीं होगा? होगा। हाई प्रेशर का, हाई प्रेशर का पानी केसिंग में प्रवेश किया, और अगर ये केस एयर टाइट और वाटर टाइट नहीं, एयर टाइट और वाटर टाइट नहीं, क्या होगा? पानी लीक करेगा, या बाहर के प्रेशर से इंटरेक्शन होने के कारण इसका प्रेशर चेंज हो जाए। इसलिए यहां पर केसिंग का एक हाइड्रोलिक फंक्शन है। केसिंग क्या करता है? इस प्रकार से बना होता है कि प्रेशर चेंज ना हो पाए। तो यहां पर केसिंग का वाटर टाइट होना, वाटर टाइट केसिंग कैसी होती है? वाटर टाइट, या एयर टाइट वाटर टाइट, दोनों बोल सकते हो, या कई बार केवल वाटर टाइट। वाटर टाइट का मतलब होता है कहीं से ही पानी का लीकेज ना हो। ओके, और इसी बात पर मैं अभी आपको समझाऊंगा कि रिएक्शन टरबाइंस हाई हेड के लिए क्यों नहीं, रिएक्शन टरबाइंस हाई हेड के लिए क्यों नहीं, ठीक है? क्योंकि आप याद देखिएगा, जो पानी प्रवेश कर रहा है ये पानी हाई प्रेशर का है कि लो प्रेशर का? हाई प्रेशर का, कि प्रेशर एनर्जी के रूप में भी कुछ ऊर्जा रहनी चाहिए। ओके, इसका मतलब यहाँ जो केसिंग है उसमें पानी जो प्रवेश किया है वो हाई प्रेशर का है, इसलिए केसिंग का एयर वाटर टाइट होना आवश्यक। अब एक बात बताओ, यहाँ जो पानी प्रवेश किया वो कौन से प्रेशर का है? एटमॉस्फेरिक। यहाँ केसिंग अगर मैं रखूँ भी, क्या उसका एयर टाइट या वाटर टाइट होना आवश्यक है? नहीं। और यहाँ केसिंग होने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन एक फर्क पड़ सकता है, पानी जब यहाँ टकरा के लौटता है तो छींटे उड़ती हैं, उसकी संभावना प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यहाँ केसिंग रखते हैं, केसिंग यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ये है केसिंग। लेकिन इस केसिंग का सीधा सिर्फ एक पर्पज होता है, सेफ्टी, ठीक है, और प्रिवेंटिंग द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर, ताकि जो पानी जाके दीवारों पर टकराने के बाद ऐसे ऐसे क्या करे? गिर जाए, और क्या हो? बाहर किसी दूसरी मशीन को भिगोने पाए। लेकिन वहां केवल सेफ्टी के पर्पज से, इसका क्या है? एक हाइड्रोलिक फंक्शन, आप देख पा रहे हो। अब आपने बात समझी कि केसिंग के अंदर जो पानी प्रवेश करता है वो हाई प्रेशर पे होता है, ठीक है? ओके, इतनी बात समझ में आई आपको? अब एक बात समझो, इसी बात को जोड़ के मैं कुछ बताता हूं आपको। मैंने अभी कल एक बात की थी, पिछले वीडियो में एक बात की थी कि इंपल्स टरबाइन किसके लिए होता है? हाई हेड के लिए। रिएक्शन टरबाइन किसके लिए होता है? मीडियम हेड या लो हेड। और मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था कि इंपल्स टरबाइन को लो हेड या मीडियम हेड पे क्यों नहीं रखते? कि लो हेड या मीडियम हेड पे रखोगे क्या होगा? टरबाइन आपको बनानी पड़ेगी बल्कि, बड़ी भारी भरकम, उससे नुकसान होगा, आप बना नहीं पाओगे, बना भी लोगे चलेगी नहीं ठीक तरीके से। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे इंपल्स टरबाइन को अच्छा होगा किसके, कहाँ रखा जाए? हाई हेड पर। इंपल्स टरबाइन किसके लिए सूटेबल होती है? हाई हेड के लिए। इंपल्स टरबाइन लो हेड पर। अब दूसरी बात कर लें, रिएक्शन टरबाइन किसके लिए होती है? मीडियम या लो हेड के लिए। आपका सवाल, रिएक्शन टरबाइन को हाई हेड पर क्यों नहीं? हमने कहा चलो बना लो हाई हेड पे, देखते हैं क्या होता है। अभी आपने कुछ पढ़ा। एक बात बताओ, यहां जो रिएक्शन टरबाइन में यहां पे जो एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी भी होगी, प्रेशर एनर्जी भी होगी। लेकिन यहां जो काइनेटिक एनर्जी है, जो प्रेशर एनर्जी है यहां पे है, ये कौन सी है? वास्तव में ये पानी जहां चला होगा वहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी ना पानी के पास। अगर ये 100 रही होगी तो ये दोनों मिलाकर 100 होगा, अगर रास्ते में लॉस नहीं है तो। अगर रास्ते में लॉस है मान लो 10 का, तो ये दोनों मिलाकर क्या होंगे? 90। 100 है, रास्ते में 90 का लॉस, रास्ते में 10 का लॉस हो गया, बचा कितना? 90। और 90 कौन होगा? ये दोनों मिला के। एक बात बताओ, इसका मतलब, और ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ज़्यादा, ये डिपेंड करेगा हेड पर। तो अगर हेड हाई है, ध्यान सुनना, अगर हेड हाई है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? हाई। और अगर आप उस हाई पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी में, हाई पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ दो रूप में रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी के रूप।
तो जब पोटेंशियल एनर्जी ही हाई होगी, जो प्रेशर एनर्जी यहाँ पे होगी वो भी क्या होगी, हाई होगी। टरबाइन के इनलेट पर जो प्रेशर एनर्जी होगी, टरबाइन के इनलेट पर जो प्रेशर एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, हाई। और बताओ, अगर प्रेशर एनर्जी हाई है मतलब प्रेशर हाई है, प्रेशर हाई है और बहुत हाई प्रेशर होगा, बहुत हाई प्रेशर अगर होगा, बहुत हाई प्रेशर अगर होगा, बताओ ये पानी बहुत हाई प्रेशर, कब, जब हम हाई हेड पे लगाएंगे, अगर ये पानी बहुत हाई प्रेशर का है और केसिंग में प्रवेश की, केसिंग क्या होगी, फट जाएगी, केसिंग लीक कर जाएगी, जोड़ उसके खुल जाएंगे। आपने देखा बहुत हाई हेड अगर है तो रिएक्शन टरबाइन का प्रयोग नहीं, वरना क्या होगा, रिएक्शन टरबाइन की जो वर्किंग है उसमें यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर के कारण जब पानी प्रवेश करेगा केसिंग के अंदर, केसिंग खुल जाएगी, जोड़ उसके। इसलिए हाई हेड पर बेहतर होगा आप इम्पल्स टरबाइन का प्रयोग करें और लो हेड और मीडियम हेड पर किसका प्रयोग करें, रिएक्शन टरबाइन। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक, अगर इतनी आ रही तो बहुत अच्छी बात ना, मैंने आपको समझाया। केसिंग फट सकती है इसलिए, केसिंग लीक कर सकती है, केसिंग डैमेज हो सकती है इसलिए ऐसा किया। अब आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं हम लोग, हमने कहाँ कहाँ तक बात कर ली, ये सब बातें कर ली। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब की बात करते हैं। अब ड्राफ्ट ट्यूब की बात करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब होता क्या है, इसका काम क्या है। तो ड्राफ्ट ट्यूब आप यहाँ देख रहे होंगे इस फिगर में, फिगर में आप यहाँ देख रहे होंगे, ये इस फिगर में अगर आप देखें ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, देख पा रहे होंगे आप, ये है ड्राफ्ट ट्यूब। तो ये ड्राफ्ट ट्यूब कुछ नहीं, ये ड्राफ्ट ट्यूब एक पाइप है, लेकिन कैसा पाइप है, इसका एरिया यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये कन्वर्जिंग पाइप है कि डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग पाइप, देखिए डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जिंग का मतलब जिसका एरिया बढ़े। तो ड्राफ्ट ट्यूब एक पाइप है जिसका एरिया लगातार बढ़ता है, तो वही लिखो, ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, इट इज अ पाइप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया, एक पाइप है, ऐसा पाइप है जिसका एरिया लगातार बढ़ेगा, याद रखिएगा लगातार एरिया बढ़ेगा मतलब ऐसा होगा, या ऐसा पाइप होगा, फ्लो की डायरेक्शन में एरिया देखो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये ड्राफ्ट ट्यूब, ये पाइप ही है पर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। और ये होता कैसा है, रिएक्शन टरबाइन में अगर आप ध्यान दीजिए, रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा, इसे देखिए, ये अगर रिएक्शन टरबाइन की केसिंग है, अगर ये रिएक्शन टरबाइन की केसिंग है, ये रनर है, ये पाइप आ रहा है पेनस्टॉक वाला, पानी यहाँ से ऐसे निकलेगा, अगर ड्राफ्ट ट्यूब ना होता तो पानी यहीं से निकल आता, यहाँ से पानी यहाँ से निकलता। और ये है आपका क्या, टेल रेस। हम लोग क्या करते हैं, ये टरबाइन का रनर का एग्जिट है, ये टरबाइन के रनर का एग्जिट है और ये टेल रेस है। ड्राफ्ट ट्यूब इसी एग्जिट को, रनर के एग्जिट को, ड्राफ्ट ट्यूब इसी रनर के एग्जिट को और टेल रेस को आपस में कनेक्ट करता है। टेल रेस को और टेल रेस को और टरबाइन के इन एग्जिट को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ये बीच में इंटरमीडिएट पार्ट बन जाता है, देखो लिखा, इट इज अ पाइप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया विच कनेक्ट्स द टरबाइन एंड टेल रेस, टरबाइन को टेल रेस को आपस में कनेक्ट करता है। टरबाइन यहाँ है, टेल रेस यहाँ है और इस ड्राफ्ट ट्यूब के माध्यम से दोनों आपस में जुड़ गई हैं, ठीक है। और सर इसको क्यों लगाया है, क्यों लगाया बिना मतलब में, मैं दिखाता हूँ आपको, थ्रू विच द वाटर एग्जॉस्टेड फ्रॉम द रनर फ्लोज टू द टेल रेस। अब बताओ यहाँ जो पानी निकलेगा, एग्जॉस्ट का मतलब जो पानी छोड़ा जाएगा, निकलेगा यहाँ से, रनर से जो पानी एग्जॉस्ट होगा बाहर निकलेगा, इस ड्राफ्ट ट्यूब के माध्यम से ही कहाँ पहुँचेगा। तो परिभाषा क्लियर है आपको, ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, एक पाइप है, ऐसा पाइप है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया का, और ये टरबाइन को टेल रेस से कनेक्ट करता है और इसी के माध्यम से पानी जो रनर से बाहर निकला है वो टेल रेस तक पहुंचता है, ठीक है। टेल रेस का मतलब वो रिजर्वायर पानी का जहां पानी आपको छोड़ना, जहां आपको पानी छोड़ना है, ठीक है, ओके। अब ये ड्राफ्ट ट्यूब, अब ड्राफ्ट ट्यूब के कुछ फंक्शंस हैं वो समझिए, क्या फंक्शन जरा देखिए, ड्राफ्ट ट्यूब हैज फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू परफॉर्म। यहाँ मैंने तीन लिख रखे हैं, तीन लिख रखे हैं, पहले समझो। पहला क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट, इट मेक्स द इंस्टॉलेशन, इसके इट मेक्स द इंस्टॉलेशन पॉसिबल अबव द टेल रेस लेवल विदाउट द लॉस ऑफ हेड। सर क्या मतलब, मैं समझ नहीं पाया, परेशान मत हो, मैं समझाऊंगा अभी।
दूसरा पढ़ो, दूसरा पढ़ो, वाटर वेलोसिटी एट रनर आउटलेट इज वेरी हाई। हाँ, वेरी के बाद कॉमा नहीं होगा, हटाओ, वेरी हाई। बाई यूजिंग ड्राफ्ट ट्यूब वेलोसिटी कैन बी लोवर्ड एंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। क्या मतलब, अभी नहीं समझे, मैं समझाऊंगा। तीसरा पढ़ो, ड्राफ्ट ट्यूब प्रिवेंट्स, प्रिवेंट्स का मतलब रोकता है क्या, द स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग का मतलब छींटे उड़ना, स्प्लैशिंग ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम रनर। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तीसरे को बताऊंगा, फिर दूसरे को बताऊंगा, फिर पहले को बताऊंगा। तो सबसे कम इंपॉर्टेंट पहले, उसके बाद ये, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे लास्ट में। चलिए अब हम लोग पहले की बात करते हैं। ये देखो, ये केसिंग है, ये रनर है, और ये पानी आ रहा है। एक बात बताओ, डिटेल दे सर, डिटेल दे सर। अब एक बात बताओ, जो पानी यहाँ पे आया है रनर के अंदर, सॉरी, जो पानी यहाँ पे आया है, पानी जो यहाँ पे आया है रनर के अंदर प्रवेश करेगा, पुल करेगा। रनर क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब रनर रोटेट कर रहा है और इस रोटेटिंग एलिमेंट के अंदर से ही पानी बाहर निकलेगा, तो आपको क्या लगता है जो पानी निकल रहा होगा वो पानी एकदम एग्जैक्ट सीधा सीधा ऐसे निकल आएगा? नहीं, वो भी क्या करेगा, ऐसे रोटेट करता हुआ निकलेगा। जब रोटेट करता हुआ निकलेगा ऐसे ऐसे, क्या करेगा, अगल बगल की जो और इक्विपमेंट को देगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगल बगल के इक्विपमेंट ना भीगें, ये भीगना इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार इस पानी के पास इतना वेग होता है कि ये किसी दूसरे इक्विपमेंट पर इतना फोर्स लगा सकता है कि वो डैमेज भी हो जाए। ठीक है, तो आप क्या चाहोगे कि ये जो पानी आ रहा है, ये इसकी छींटें अगल बगल जो इक्विपमेंट है उसे बर्बाद ना करें। हम क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा देते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब के लगे होने से क्या होता है, ये पानी की छींटें इसी पर टकरा टकरा के इसी की दीवारों से क्या होती हैं, नीचे गिर जाती हैं। इसका मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट ट्यूब के लगे होने से जो पानी रनर से बाहर निकला है कि स्प्लैशिंग नहीं होती, तब वो स्प्लैश नहीं करता, फ्लेम फैलता नहीं है, ठीक, वो प्रिवेंट रहता है। तो पहली बात समझ आई आपको, ड्राफ्ट ट्यूब प्रिवेंट्स द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द रनर। बहुत दमदार चीज़ नहीं है, वो सामान्य बात है, इतनी बात आप समझ में आ गई। सेकंड पढ़ते हैं। मान लो कि ड्राफ्ट ट्यूब नहीं है, लगा है पर मान लो नहीं है। एक बात बताओ, यहाँ पानी जो प्रवेश किया उसके पास प्रेशर एनर्जी भी है, काइनेटिक, के पास प्रेशर एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी। वी को प्रेशर भी है, वेलोसिटी भी है, मतलब प्रेशर कारण प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी कारण काइनेटिक एनर्जी। और जब ये पानी रनर के अंदर प्रवेश करेगा और बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, ये रनर प्रेशर एनर्जी को भी यूटिलाइज करे, काइनेटिक एनर्जी को भी यूटिलाइज करेगा। इसलिए प्रेशर एनर्जी भी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी भी, दोनों घटेगी। और इन दोनों को घटा के यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, यहाँ मिल रहा होगा मैकेनिकल। ओके, मतलब ये जो टरबाइन है, इसका रनर प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को यूटिलाइज करेगा। समझ में आई बात? ओके, और दोनों घटाएगा, दोनों घटा क्या मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी। अब इस प्रोसेस दौरान क्या होगा, प्रेशर एनर्जी तो घटेगी, काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, लेकिन यहाँ जो प्रेशर है, जो वेलोसिटी है, उसकी तुलना में यहाँ पर जो एग्जिट होगा रनर का, यहाँ पे प्रेशर और वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा कि कम? कम। यहाँ की तुलना में यहाँ पे प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी कम, वेलोसिटी कम। लेकिन यहाँ की तुलना में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम तो होती है, परंतु कम होने के बावजूद वो इतनी अच्छी खासी मात्रा में होती है कि अगर मैं उस पानी को ऐसे गिरने दूं टेल रेस में, उसके पास जो बची खुची काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, वेस्ट हो जाए। उसके पास जो बची खुची काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, वेस्ट हो जाए। मैं एक काम करता हूँ, ये जो पानी है, जो पानी है, जो पानी है जो वेस्ट हो रहा है, जो पानी जो वेस्ट हो रहा है, अगर मैं काम करूं, इसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी मान लो, इस वेलोसिटी को मैं v1 बोल रहा हूँ, तो मैं v2 बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जो वेलोसिटी इसको v1 बोल रहा हूँ, यहाँ जो वेलोसिटी इसको v2। इसके पास वेलोसिटी है, यस वेलोसिटी है। अगर इसके पास वेलोसिटी है तो मैं काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, अगर आपको पता है, कंटिन्यूटी क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है, या सॉरी बर्नौली क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है कि अगर वेलोसिटी घटेगी तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है।
मैं काम करूंगा। अगर मैं एक ऐसा पाइप लगा दूं टरबाइन के एग्जिट पर, तो पानी जो रनर से बाहर निकल रहा था वो एटमॉस्फेयर में न जाकर इस पाइप के अंदर घुस जाएगा। ठीक, घुस गया सर, कोई बात, और क्या होगा। अब इस पाइप का एरिया देखिए, ये कैसा है, इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग। तो आप कहोगे एरिया इंक्रीजिंग। और एक बताओ, अगर आप इधर आ रहे हो, इधर आते समय एरिया बढ़े घटेगा, क्या बढ़ेगा। और कंटिन्यूटी क्वेश्चन कहता है कि जब एरिया बढ़ेगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो अच्छी खासी वेलोसिटी थी, यहाँ की तुलना में कम है फिर भी अच्छी खासी है, वो वेलोसिटी आगे जाने पर क्या होगी, पर कम होगी। और कम होते होते यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए कितनी हो गई, v3। v3 v2 से कम होगी। सर ठीक है, अगर आपने एरिया इस प्रकार बढ़ाया कि वेलोसिटी घट जाए, तो वेलोसिटी घटने से क्या होगा, तो कंटिन्यूटी क्वेश्चन कहता है वेलोसिटी घटेगी, एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घटेगी। और बर्नौली क्वेश्चन क्या बताता है, वेलोसिटी घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। कुल मिला के मैंने यहाँ पे ग्रेजुअली डाइवर्जिंग एरिया का एक पाइप इस्तेमाल किया, एक ट्यूब इस्तेमाल किया, इसका नाम होगा ड्राफ्ट ट्यूब। और इस ड्राफ्ट ट्यूब को इस्तेमाल करने से क्या होगा, टरबाइन के एग्जिट पर जो वेलोसिटी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इनलेट से कम है फिर भी अच्छी खासी है, उस काइनेटिक एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, प्रेशर एनर्जी। यहाँ से यहाँ आते समय क्या होगा, वेलोसिटी घटेगी लेकिन प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ से यहाँ आते समय क्या होगा, वेलोसिटी घटेगी परंतु प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी। तो आप क्या कह सकते हो कि ड्राफ्ट ट्यूब एक ऐसी ट्यूब है इसके माध्यम से हम रेसिडुअल काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रेशर एनर्जी। इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं प्रेशर एनर्जी। यही बात यहाँ लिखी है, देखिए यहाँ पे पॉइंट को, वाटर वेलोसिटी एट द रनर आउटलेट इज वेरी हाई। वेरी हाई का मतलब क्या, इनलेट की तुलना में हाई नहीं है, इनलेट पर ज्यादा हाई होगी, यहाँ पर ज्यादा हाई होगी, यहाँ से कम ही होगी, पर फिर भी वो हाई है, रिलेटिवली हाई है। तो वाटर वेलोसिटी रनर के एग्जिट पर, रनर के आउटलेट मतलब एग्जिट, रनर के आउटलेट पर वेरी हाई होगी। और अगर हाई है और अगर हम इसको एज इट इज गिरने देंगे तो बर्बाद चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को, इस काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, प्रेशर में। आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में कन्वर्ट करके क्या फायदा। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी बर्बाद जा रही थी, अगर आप उस काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में कन्वर्ट भी कर लोगे तो क्या फायदा। ठीक है, तो वही बताता हूं मैं आपको क्या क्या फायदा होगा। देखो, वाटर वेलोसिटी रनर के आउटलेट पर वेरी हाई एंड बाय यूजिंग ड्राफ्ट ट्यूब द वेलोसिटी कैन बी लोवर्ड। वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, लोअर में घटा सकते हैं। यहाँ की तुलना में यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, कम। ये v3 क्या होगा, v3 होगा लेस, किससे, v2 से। वेलोसिटी कैन बी लोवर्ड, वेलोसिटी घटा लिया हमने, वेलोसिटी हमने घटा लिया। और वेलोसिटी जब घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, और वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट कर ली जाएगी, प्रेशर एनर्जी। कुल मिला के ड्राफ्ट ट्यूब के माध्यम से जो पानी रनर से बाहर निकल रहा था हाई वेलोसिटी का, की वेलोसिटी को हम कम करेंगे और उस वेलोसिटी के दाम पे क्या बढ़ा लेंगे, प्रेशर एनर्जी या प्रेशर बढ़ा लेंगे। ठीक सर, ड्राफ्ट ट्यूब स्प्लैशिंग को रोकता है, ड्राफ्ट ट्यूब के माध्यम से हम काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन क्यों करते हैं ऐसा क्यों करते हैं, सेकंड को बताइए। मैं बताता हूँ, सेकंड को बताते समय ही पहला समझ में आपको आ जाएगा। चलिए हम पहला भी समझते हैं। ठीक है, पहला समझने के लिए हम लोग एक बात करते हैं, देखो ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, समझते हैं जरा सा। देखो पहले पॉइंट समझने जा रहे हैं। हाँ देखो, एक बात बताओ, अगर मान लो ये हमारा बिना ड्राफ्ट ट्यूब की बात करते हैं, मान लो ड्राफ्ट ट्यूब जैसी चीज हम जानबे नहीं करते। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है हमने सुना ही नहीं, तुम सुने हो, तुम भी नहीं सुने हो, हम लोग जानबे नहीं करते क्या होता है ड्राफ्ट ट्यूब। चलो उसका भी मान लो आविष्कार ही नहीं हुआ है, कुछ हम जानबे नहीं करते ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में। ये पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है, ठीक है। ये मान लो ये जो लेवल है कहीं बहुत ऊंचाई पे होगा, ये है हेड रेस का लेवल, और ये जो है जहां पानी छोड़ना है ये टेल रेस, ये टेल रेस है, ये हेड रेस है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती थी, ग्रॉस हेड, याद है ना, ग्रॉस हेड। इन दोनों की दूरी क्या कहलाती थी, ग्रॉस हेड, यह है ग्रॉस हेड। और मैंने बताया था जितना ज्यादा ग्रॉस हेड होगा पावर भी उतना ही
ज़्यादा पैदा होगी। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, समझो, ये जो पानी आ रहा है इसके पास प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, और ये रनर के माध्यम से हमें क्या मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, हम क्या चाहेंगे, हमें मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा मिले कि कम मिले, क्योंकि हम मैकेनिकल एनर्जी पैदा कर रहे हैं तो हम चाहेंगे मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा मिले। मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा कैसे मिले, देखो यहाँ मान लो प्रेशर है P1 और वेलोसिटी है V, और यहाँ पे प्रेशर P1 है, सॉरी थोड़ा सा, यहाँ प्रेशर है P1, वेलोसिटी है V। अब आपको मालूम है, और यहाँ मान लो यहाँ पे जब फ्लूइड पहुँचा यहाँ से अंदर से होते हुए, यहाँ का प्रेशर मान लीजिए क्या है P2 और वेलोसिटी कितनी है। अब आपको पता है ना कि जो वर्क मिलेगा ये इसी प्रेशर और वेलोसिटी को गिरा के मिलेगा, हम इसी प्रेशर और वेलोसिटी को कंज्यूम करके मिलेगा। इसका मतलब इस प्रेशर की तुलना में ये प्रेशर कम होगा, इस वेलोसिटी की तुलना में ये वेलोसिटी कम होगी। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे इस प्रेशर की तुलना में इस प्रेशर को घटाएंगे, मतलब जितना इस प्रेशर को जितना ज़्यादा हार्नेस करेंगे, जितना हार्नेस करने की कोशिश करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा मैकेनिकल वर्क प्राप्त होगा। और अगर इस प्रेशर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करोगे, ज़्यादा इसका शोषण करोगे, ज़्यादा इसको इस्तेमाल करोगे, ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करोगे, इसकी तुलना में ये प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा चाहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा चाहेंगे तो आप प्रेशर को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेशर को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहेंगे, इसका मतलब क्या, आप चाहेंगे, सॉरी चाहेंगे क्या कि आप चाहेंगे P1 माइनस P2 क्या हो, ज़्यादा हो, कि अगर आप की तुलना में जितना ज़्यादा गिराएंगे उतना ज़्यादा मैकेनिकल वर्क प्राप्त होगा। केवल प्रेशर एनर्जी की बात कर रहे हैं, हाँ, अभी काइनेटिक एनर्जी नहीं कर, एक एस्पेक्ट को, एक एक पहलू को एक एक बार में देखेंगे। अच्छा, और अगर आपने प्रेशर को ज़्यादा गिराया तो एक तरीका तो यह है, ये डिफरेंस ज़्यादा होने का एक तरीका तो यह है कि P1 को ही बढ़ा दिया जाए, और एक तरीका क्या है, P1 को फिक्स रखो, P2 घटाओ। इसका मतलब क्या, P2 कम रखा जाएगा। अगर आप ज़्यादा मैकेनिकल वर्क चाहते हैं, आपको प्रेशर को ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, ज़्यादा हार्नेस करना पड़ेगा, और प्रेशर को ज़्यादा इस्तेमाल करते समय जो एग्जिट प्रेशर होगा वो बहुत घट। अब एक बात बताओ, ये जो पानी यहाँ पे ये कहाँ आना है, ड्राफ्ट ट्यूब कुछ नहीं, यहाँ भी कहाँ, ये एटमॉस्फेयर में है, ये पानी कहाँ गिरना है। अगर किसी चीज़ को एटमॉस्फेयर में आना है तो उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होना जरूरी है, एटमॉस्फेरिक। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो ये पानी टरबाइन के अंदर से अगर बाहर आना है तो इस प्रेशर का मान एटमॉस्फेयर से ज़्यादा ही होना चाहिए। इसका मतलब इस प्रेशर को हमें घटाना तो है, प्रेशर को हमें घटाना तो है यहाँ पर इस प्रेशर का लिमिटेड वैल्यू क्या होगी, लिमिटेड मतलब इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। लिमिटेड मान क्या होगा इस प्रेशर का, P एटमॉस्फेरिक। लिमिटेड कितने हो जाएगी, लिमिटेड एट P एटमॉस्फेरिक। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे नहीं जा सकता। हम यहाँ पर मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करने के लिए इस प्रेशर को घटाएंगे, यहाँ पर घटाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा कितना घटा सकते हैं, इतना घटा सकते हैं कि P2 मतलब एग्जिट पर प्रेशर कितना हो जाए, एटमॉस्फेरिक। लेकिन अगर आप यहाँ पर एग्जिट पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक रखेंगे, मतलब प्रेशर को घटाते घटाते आप कहाँ पे ले आए, एटमॉस्फेरिक। वर्क मिला, प्रेशर को गिरा के कुछ, काइनेटिक एनर्जी को भी गिरा कुछ वर्क मिलेगा, और कुछ वर्क प्रेशर को भी गिरा के मिलेगा। दोनों का वर्क जो होगा वो जुड़ जाएगा। तो कुछ वर्क प्रेशर को गिरा के मिलेगा, कुछ वर्क काइनेटिक एनर्जी को गिरा के मिलेगा, और दोनों मिलाकर हमें बड़ा वर्क मिलेगा। तो हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। प्रेशर को मान लो ये कोई P1 है, ये P2 है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हम चाहते हैं कि इसको जितना घटाएंगे हमें उतना वर्क मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ ड्राफ्ट ट्यूब नहीं, जैसी कोई चीज़ नहीं है, पानी कहाँ छोड़ना है, एटमॉस्फेयर में। तो अगर पानी को एटमॉस्फेयर में छोड़ना है तो आप P1 को घटाते घटाते P2 तक लाएंगे, लेकिन P2 का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। अगर आप इसका मान एटमॉस्फेयर से भी नीचे ले जाओगे तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और पानी बाहर नहीं आएगा, बाहर की हवा अंदर भागेगी, पानी बाहर आएगा नहीं।
और पानी जो अंदर टरबाइन के, अगर वो बाहर आया नहीं, फ्रेश पानी कैसे अंदर आएगा, और फिर टरबाइन क्या होगी, रुकी रहेगी। अगर टरबाइन को लगातार आपको चलाना है, मैकेनिकल वर्क मैक्सिमम प्राप्त करते हैं, टरबाइन लगातार चलाना है और मैकेनिकल वर्क भी मैक्सिमम प्राप्त करना है, P2 का लिमिटेड मान क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक से नीचे नहीं रह सकते। लेकिन आपकी इच्छा हो गई, नहीं सर हमें एटमॉस्फेयर से भी नीचे जाना है, एटमॉस्फेयर से भी नीचे जाना है, तो क्या एटमॉस्फेयर से अगर इस प्रेशर का मान P2 का मान हमें एटमॉस्फेयर से भी नीचे ले जाएं, P2 का मान एटमॉस्फेयर पर ना सीमित रहें, हम और नीचे ले जाएं, तो क्या ये वर्क वैल्यू और बढ़ेगी? बिल्कुल। अगर आप इस P2 को एटमॉस्फेयर तक सीमित ना रख के और नीचे ले जाएंगे, ये वैल्यू और बढ़ेगी, और ये वैल्यू और बढ़ेगी तो मैकेनिकल वर्क और मिलेगा, ये वैल्यू और बढ़ेगी तो मैकेनिकल वर्क और मिलेगा। तो आपकी लालच बढ़ गई, आपकी लालच बढ़ गई। आपने क्या कहा, सर अगर ऐसा हो सकता है कि मैं इस P2 को और गिरा दूं, P2 को और गिरा दूं तो और वर्क मिलेगा, तो करा गिरा दीजिए। देखो अगर आप इस एंड पर जो प्रेशर है तो और गिराओगे, मतलब एटमॉस्फेयर से भी नीचे गिराओगे, फिर यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, दबाव उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ प्रेशर सब एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगा, पानी बाहर ही नहीं आएगा। तो आपने कहा सर कुछ ऐसा जुगाड़ बताइए पानी बाहर भी आ जाए और हमारा काम बन जाए। हमने कहा अगर ऐसा चाहते हो तो एक काम हो सकता है, यहाँ पे लगा दो, कंटिन्यूटी में लगा दो, जोड़ के एकदम डायरेक्ट लगा दो एक ऐसी ट्यूब। इस ट्यूब को क्या नाम होता है, ड्राफ्ट ट्यूब, मतलब लगा दो ड्राफ्ट ट्यूब। तो इसको लगाने से क्या होगा, हमका देखो पानी एटमॉस्फेयर में जब बाहर आएगा तो तभी आएगा जब उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो या एटमॉस्फेयर के बराबर। लेकिन अगर पानी को एटमॉस्फेयर में नहीं आना बल्कि किसी ट्यूब में आना है, तब वो अगर उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम भी है तो वो ट्यूब में प्रवेश कर जाएगा। आप ये कहना है सर ये ट्यूब में ये पानी आराम से प्रवेश कर जाएगा अगर इसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है तब भी? हमने कहा यस। तो आपने कहा सर तब तो बड़ा मजा आ जाएगा, मैं इस प्रेशर को अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक सीमित नहीं रखूंगा, तो मैं और घटाऊंगा। अब इसको आप और घटाओगे, मतलब इस रनर के द्वारा इस प्रेशर को और एक्सप्लॉइट करोगे और हार्नेस करोगे, प्रेशर को और बढ़ाओगे, प्रेशर डिफरेंस को और बढ़ाओगे, ज़्यादा वर्क प्राप्त करोगे, और इस दौरान ये वैल्यू और घटेगी। जब ये वैल्यू और घटेगी तो अब प्रेशर पॉइंट नंबर 2 पर एटमॉस्फेरिक करेगा कि लेस देन एटमॉस्फेरिक हो जाएगा? आप कहोगे लेस देन एटमॉस्फेरिक, कोई बात नहीं, यहां प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम हो गया, लेकिन एटमॉस्फेयर से कम होने के बावजूद अब ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा मतलब इस ट्यूब के अंदर आ जाएगा, लेकिन ट्यूब के अंदर आने के बाद भी कहीं ना कहीं तो इसको छोड़ना होगा ना। अब जहां छोड़ना होगा वहां पे उसका प्रेशर सराउंडिंग से ज्यादा होना चाहिए। तो आप कहोगे सर यहां तो आपने बचा लिया, पर जहां कहीं छोड़ना होगा तो प्रेशर सराउंडिंग से ज़्यादा होना पड़ेगा। तो आप तो यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेयर से भी नीचे कर लिए हो, तो जहाँ कहीं छोड़ना होगा समस्या फिर वहाँ आना शुरू होगी। यहाँ तो बच जाएंगे, यहाँ फंस जाएंगे। हमने कहा मत परेशान हो, ये ट्यूब देखो कैसी है, यह है ट्यूब पेपर डाइवर्जिंग, ग्रेजुअली डाइवर्जिंग। तो आपने कहा सर इससे क्या होगा? हम कहा देखो आपने प्रेशर को भरसक गिराया है, उस कारण यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम हो गया। आप कह रहे हो यहाँ पे जब पानी छोड़ना होगा तो तब तो प्रेशर सराउंडिंग ज़्यादा रखना ही पड़ेगा ना। हमने कहा ठीक कोई बात नहीं, यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है, यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेयर ज़्यादा होना पड़ेगा। काम करो, यहाँ पे जो प्रेशर को इस्तेमाल किए हो वेलोसिटी को भी इस्तेमाल किए होगे। अभी आपने पढ़ा वेलोसिटी को कितना भी इस्तेमाल कर लो, इसकी तुलना में यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी रह जाती है, और अगर ये वेलोसिटी है तो क्यों ना मैं इस बची वेलोसिटी का प्रयोग कर लूँ। आपने कहा कैसे? नहीं देखो ये पानी जब यहाँ से यहाँ आएगा, इस जर्नी के दौरान एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है पाइप का, और एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। ये वेलोसिटी बची हुई वेलोसिटी इसको वैसे बर्बाद जाना था, इस वेलोसिटी को घटाएंगे, और इस बची हुई वेलोसिटी के दम पे हम क्या करेंगे, वो फ्लूइड जिसका प्रेशर यहाँ एटमॉस्फेयर से कम हो गया था उसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से बढ़ाएंगे कि जहाँ पे छोड़ना है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पानी का प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर से ज़्यादा हो जाए और पानी आराम से हम क्या कर पाएँ, रिजेक्ट कर पाएँ। देखो हमने क्या किया, बची हुई काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया और प्रेशर को भरसक प्रयोग किया। तो हमने प्रेशर को एक्सेसिव एक्सप्लॉइट किया, प्रेशर को हमने एक्सेसिव एक्सप्लॉइट किया।
ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया और ज़्यादा मैकेनिकल वर्क प्राप्त किया, और उस दौरान जो प्रॉब्लम्स आई को ओवरकम करने के लिए इस बची हुई वेलोसिटी का प्रयोग करें। ड्राफ्ट ट्यूब ने क्या किया, देखो ड्राफ्ट ट्यूब के होने के कारण हम टरबाइन के एग्जिट पर नेगेटिव प्रेशर रख पाए। यस, अगर ड्राफ्ट ट्यूब ना होता तो हम कितना प्रेशर रख पाते हैं, एटमॉस्फेरिक, इससे नीचे जा ही ना पाते हैं। लेकिन ड्राफ्ट ट्यूब होने के कारण हम कितना रख पाए टरबाइन के एग्जिट पर प्रेशर, एटमॉस्फेयर से कम। और टरबाइन के एग्जिट पर अगर आप नेगेटिव प्रेशर रख सकते हैं, नेगेटिव मतलब एटमॉस्फेयर से कम, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव गेज, नेगेटिव प्रेशर रख सकते हैं, इसका मतलब आपने प्रेशर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर आप प्रेशर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करोगे तो ज़्यादा मैकेनिकल वर्क प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लो ड्राफ्ट ट्यूब ना होता तो ये जो यहाँ का वेलोसिटी होती वो एज इट इज़ बर्बाद जाती, और प्लस यहाँ पे जो आप प्रेशर को एटमॉस्फेरिक ना रख के नेगेटिव रखें, मतलब एटमॉस्फेयर से कम रखें, और प्रेशर को एटमॉस्फेयर से कम रखने के कारण आपने जो एक्स्ट्रा वर्क पाया वो पा पाते ना पा पाते हैं। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो पानी था की काइनेटिक एनर्जी का एज इट इज बर्बाद जाता, और जो एक्स्ट्रा वर्क आपको प्राप्त हो पाया यहाँ से यहाँ तक जर्नी के दौरान वो भी ना मिलता। ड्राफ्ट ट्यूब के होने से क्या फायदा हुआ, ड्राफ्ट ट्यूब के होने से आपको एक्स्ट्रा वर्क मिला, ठीक है। और कितना एक्स्ट्रा वर्क मिलेगा मालूम है, इस हाइट के बराबर, हाइट के बराबर मतलब वर्क का मतलब क्या होता है, एनर्जी, वर्क मतलब एनर्जी, लेकिन एनर्जी पर यूनिट वेट निकालो तो क्या होता है, वो होता है हेड। तो कितना एक्स्ट्रा एनर्जी पर यूनिट वेट आपको ड्राफ्ट ट्यूब के कारण मिलेगा, इस हाइट के बराबर। मतलब जो ड्राफ्ट ट्यूब की हाइट है उस हाइट के बराबर आपको एक्स्ट्रा हेड मिलने मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी पर यूनिट वेट प्राप्त होगा। इसका मतलब ड्राफ्ट ट्यूब की जो हाइट है, सर कैसे आपको पता ड्राफ्ट ट्यूब हाइट बराबर, वो सब प्रूफ होता है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। ड्राफ्ट ट्यूब की जो हाइट, वर्टिकल हाइट जो है, उसके बराबर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी पर यूनिट वेट प्राप्त होगा, मतलब एक्स्ट्रा हेड प्राप्त होगा। कौन सा हेड, एक्स्ट्रा मैकेनिकल हेड या एक्स्ट्रा मैकेनिकल वर्क प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या, ड्राफ्ट ट्यूब होगा तो आपको इस हाइट के बराबर एक्स्ट्रा हेड प्राप्त होगा। अगर ड्राफ्ट ट्यूब ना होता तो एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ होता वो नहीं मिलता। हम इसी को क्या बोलेंगे, ड्राफ्ट ट्यूब है तो एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ, और ड्राफ्ट ट्यूब नहीं है तो वही एक्स्ट्रा नहीं मिला मतलब लॉस। जो चीज हमें मिल सकता है वो मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा तो हम उसे किस में गिनते हैं, लॉस में। जो चीज हमें मिल सकता है वो मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल सकता तो हम नहीं मिल पाता तो क्या बोलते हैं, गिनते हैं उसको कहाँ गिनते हैं, लॉस में। तो ये हाइट के बराबर जो एक्स्ट्रा वर्क हमें मिल सकता है, एक्स्ट्रा हेड हमें मिल सकता है, वो तभी मिलेगा जब ड्राफ्ट ट्यूब प्रयोग करोगे। अगर ड्राफ्ट ट्यूब नहीं प्रयोग करोगे तो ये जो एक्स्ट्रा हेड मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, मतलब इसका लॉस होगा। एक बात समझ में आई, इसका मतलब ड्राफ्ट ट्यूब के कारण आपको एक्स्ट्रा हेड मिलता है, एक्स्ट्रा वर्क मिलता है, और ड्राफ्ट ट्यूब नहीं प्रयोग करोगे तो वो एक्स्ट्रा वर्क या एक्स्ट्रा हेड नहीं मिलेगा। एक बात समझ में आई, थोड़ा एक बात और बताते हैं आपको। चलो एक बात बताओ, आपने कहा सर ये ग्रॉस हेड जितना ज्यादा रहेगा वर्क उतना प्राप्त होगा, देखो अच्छा एक बात और बताता हूं मैं आपको। रिएक्शन टरबाइन में जो ग्रॉस हेड होता है वो हेड रेस से लेकर रिएक्शन टरबाइन में जो ग्रॉस हेड होता है वो हेड रेस से लेकर टेल रेस के बीच की दूरी होती है। तब होता है जब ड्राफ्ट ट्यूब लगा हो। अगर ड्राफ्ट ट्यूब ना लगा होता तो ग्रॉस हेड होता है हेड रेस से लेकर जो रिएक्शन टरबाइन केसिंग है उसकी सेंटर लाइन के बीच केवल ये दूरी होती है। जो हमने ग्रॉस हेड की परिभाषा बताई है कि हेड रेस और टेल रेस के बीच की दूरी, ये तब होता है जब रिएक्शन टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब लगा हो। तो अगर ड्राफ्ट ट्यूब ना लगा होता तो ग्रॉस हेड केवल इतना होता, तो आप कहोगे सर आपने एक बात बताइए, जितना ज़्यादा ग्रॉस हेड उतना ज़्यादा वर्क। तो अगर आप इस ग्रॉस हेड को बढ़ा दो ज़्यादा वर्क प्राप्त होगा, हमने कहा बिल्कुल। और ग्रॉस हेड को बढ़ाने का मतलब है टरबाइन को यहाँ ना लगा के, टरबाइन को यहाँ ना लगा के नीचे लाओ। टरबाइन जितना नीचे लाओगे, बिना ड्राफ्ट ट्यूब की बात हो रही है, टरबाइन जितना नीचे लाओगे ये ग्रॉस हेड बढ़ेगा, और ग्रॉस हेड अगर बढ़ेगा तो वर्क ज़्यादा प्राप्त होगा, बिल्कुल।
क्या स्थितियां बन सकती हैं? 3। देखो, मान लो ये है हेड रेस, ठीक है, ये है टेल रेस। अगर मैंने बिना ड्राफ्ट ट्यूब की बात हो रही है, अगर मैंने टरबाइन को यहां लगाया, ये है आपका ग्रॉस हेड, ज्यादा है कम है? कहोगे सर कम है। कोई कहेगा कि इस ग्रॉस हेड को बढ़ा दो, ज्यादा वर्क मिलेगा। क्या करो, टरबाइन को यहां लगाओ, एकदम टेल रेस पर, टेल रेस के लेवल पे। इससे क्या होगा, ज्यादा ग्रॉस हेड बढ़ गया, ग्रॉस हेड बढ़ गया, ज्यादा वर्क प्राप्त होगा। इसकी तुलना में यहां वर्क ज्यादा मिलेगा। आप किसी ने कहा एक काम करो, ज्यादा ग्रॉस हेड चाहिए, और नीचे ले आओ, टेल रेस के नीचे डुबो दो, यहां लगा दो, ग्रॉस हेड कितना ज्यादा मिलेगा? बच्चा कहेगा इतना मिलेगा, मैं कहूंगा नहीं। हम जब एनालिसिस करते हैं, टेल रेस को नीचे ले जाने पर ऐसा नहीं कि ग्रॉस हेड बढ़ जाता है, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ जब पानी जो होगा, यहाँ देखो, यहाँ पानी कहाँ छोड़ना होगा, एटमॉस्फेरिक पे, यहाँ पानी कहाँ छोड़ना होगा, एटमॉस्फेरिक पे। लेकिन यहाँ जब पानी छोड़ना होगा, बताओ ये पॉइंट फ्री सरफेस से नहीं कुछ गहराई पर है, जितना प्रेशर यहाँ पे होगा, क्या उतना यहाँ पे ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर पे छोड़ना, और जब पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर पे छोड़ना होगा, तो प्रेशर को आप ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, ज़्यादा हार्नेस नहीं कर पाओगे, ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे, ज़्यादा मैकेनिकल वर्क प्राप्त ही नहीं कर पाओगे, तब इसलिए ये ग्रॉस हेड नहीं होगा। अगर आपका ये है टरबाइन, टेल रेस के नीचे लगाओगे, तब भी ग्रॉस हेड, तब भी आपका ग्रॉस हेड जो होगा यही रहेगा। क्या मतलब, क्या आपने टरबाइन ऐसे लगाई या ऐसे लगाई, ग्रॉस हेड क्या होगा? सेम होगा। ग्रॉस हेड क्या होगा? सेम होगा। लेकिन ये तो कंफर्म है ना, इसमें ग्रॉस हेड कम है, यस। लेकिन एक बात बताओ सर, इसमें इसमें और इसमें अगर तुलना करें, क्या होगा? देखो, अगर किसी ने टरबाइन ऐसे लगाया या ऐसे लगाया, तो निश्चित है ग्रॉस हेड ज्यादा मिलेगा। बिना ड्राफ्ट ट्यूब की बात हो रही है, ज्यादा ग्रॉस हेड, ज्यादा वर्क, मतलब इस टरबाइन की तुलना में यहाँ पे लगाने पर ज्यादा वर्क प्राप्त होगा, बिल्कुल। लेकिन एक समस्या होगी, अगर टरबाइन ये पूरी डूबी है या आंशिक रूप से डूबी है, कुछ हिस्सा डूबा है, तो टरबाइन के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस में समस्या आएगी। टरबाइन सबमर्ज है, डूबी हुई है, उसका इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस आसान नहीं होगा, कोई इंस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, पीरियोडिक मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। और जानते हो मेंटेनेंस वगैरह का अक्सर होता रहता है, इंस्पेक्शन वगैरह अक्सर करना होता है, एक दिन नहीं करना होता, एक दिन कर दिया अभी भूल गए, जब फिर कभी करेंगे, अक्सर करते रहना पड़ता है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पीरियोडिक, यहाँ और यहाँ वाले केस में वर्क तो इससे ज़्यादा प्राप्त होगा, वर्क ज़्यादा प्राप्त होगा मतलब ज़्यादा हेड प्राप्त होगा, लेकिन क्या होगा, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आएगी, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आएगी। इन दोनों मैंने क्या कहा, इन दोनों में इसकी तुलना में ज़्यादा, इसकी तुलना में इन दोनों में ज़्यादा वर्क प्राप्त होगा, ज़्यादा हेड प्राप्त होगा, या उल्टा बोलें, इन दोनों की तुलना में यहाँ पे कम हेड प्राप्त होगा, कम वर्क प्राप्त होगा। जितना कम हेड प्राप्त होगा, उस हेड को बोलेंगे कि लॉस हो गया, मिला ही नहीं। अगर मान लो यहाँ पे जितना मिला 100 और यहाँ मिला 70, यहाँ कितना कम मिला? 25। 100 यहाँ कितना मिला? 75। कितना कम मिला? 25 का, मतलब कितने का लॉस, कितने का लॉस हुआ? 25 का। यहाँ 25 का लॉस हो रहा, मतलब इसकी तुलना में यहाँ पे कुछ हेड का लॉस होगा, कुछ हेड नहीं मिलेगा हमें, कुछ वर्क नहीं मिलेगा हमें। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पानी आपको एटमॉस्फेयर पे छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इनलेट पर भी प्रेशर उतना नहीं रख पाएंगे, और यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेयर पे छोड़ना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रेशर को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं कर। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन की प्रॉब्लम, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम, इंस्पेक्शन की प्रॉब्लम, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम, और यहाँ इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? ये सबमर्ज नहीं है, ये पानी से ऊपर है, तो एक रिस्पेक्ट में ये दोनों अच्छे, एक रिस्पेक्ट ये अच्छे, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस की दृष्टि से ये अच्छा, और हेड और वर्क की दृष्टि से ये दोनों अच्छे। क्यों? यहाँ वर्क ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा हेड मिलेगा, यहाँ वर्क कम मिलेगा, कम हेड कम मिलेगा, यहाँ कुछ हेड का लॉस होगा, कुछ एक्स्ट्रा वर्क, हर वर्क, तो यहाँ इनकी तुलना में इन दोनों में कुछ एक्स्ट्रा वर्क मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा हेड मिलेगा। आपने कहा सर कुछ जुगाड़ लगाइए, इससे इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस वाली प्रॉब्लम तो यहाँ सॉल्व हो गई है, लेकिन हेड वाला जो दिक्कत हो रही थी, ऐसा कुछ कहिए कि यहाँ जो हेड मिले वो भी इन दोनों के बराबर ही मिले। मैंने कहा ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? ड्राफ्ट ट्यूब के माध्यम से। अगर मैं यहाँ ड्राफ्ट ट्यूब लगा दूँ,
ड्राफ्ट ट्यूब के लगाने से इस टरबाइन का ग्रॉस हेड भी कितना, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि अगर आप ड्राफ्ट ट्यूब लगा लोगे तो फिर यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम रख पाओगे, और प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम रख पाओगे मतलब प्रेशर को एक्सेसिवली यूटिलाइज कर पाओगे, और प्रेशर को एक्सेसिवली यूटिलाइज करके कितना एक्स्ट्रा हेड प्राप्त करोगे, ड्राफ्ट ट्यूब की हाइट के बराबर। कितना एक्स्ट्रा हेड प्राप्त कर पाओगे, ड्राफ्ट ट्यूब की हाइट के बराबर। और इतना अगर एक्स्ट्रा हेड आपने प्राप्त कर लिया ड्राफ्ट ट्यूब की हाइट के बराबर, तो ग्रॉस हेड जो इतना था अब कितना बन जाएगा, इतना। इसका मतलब अगर आप ड्राफ्ट ट्यूब प्रयोग करते हो तो इन दोनों टरबाइन मतलब सबमर्ज्ड जो टरबाइंस हैं, जो टेल रेस के नीचे जो टरबाइन है, टेल रेस के नीचे जो टरबाइन है, उनकी तुलना में यहाँ जो वर्क का या हेड का लॉस हो रहा था वो लॉस भी नहीं होगा अगर आप ड्राफ्ट ट्यूब प्रयोग कर रहे हो तो। और यहाँ टरबाइन के सबमर्ज होने के कारण जो इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम थी इस खत्म हो गई। इसका मतलब ड्राफ्ट ट्यूब के होने के कारण ही हम टरबाइन को टेल रेस के ऊपर इंस्टॉल कर पाते हैं, और टेल रेस के ऊपर इंस्टॉल करने के कारण जो हेड का लॉस हो रहा था, जो नहीं मिल रहा था, ड्राफ्ट ट्यूब के लगने के कारण वो लॉस भी नहीं होगा, वो वर्क भी हमें प्राप्त होगा। ये बात यहाँ पे हमने लिख रखी। पढ़ो क्या लिखा है हमने यहाँ, ध्यान से पढ़ना। पहला पॉइंट क्या लिखा है, इट मेक्स द इंस्टॉलेशन पॉसिबल। ये इंस्टॉलेशन को पॉसिबल बनाता है। कहां पे इंस्टॉलेशन की पॉसिबल बनाता है, अबाउट द टेल रेस के ऊपर टरबाइन के इंस्टॉलेशन को पॉसिबल बनाता है विदाउट द लॉस ऑफ हेड, कोई हेड का लॉस नहीं होने देता। तो आपने ये बात समझा, ये स्प्लैशिंग को रोकता है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में कन्वर्ट करता है, और ड्राफ्ट ट्यूब होने के कारण ही हम एक रिएक्शन टरबाइन को टेल रेस के ऊपर लगा पाते हैं। और टेल रेस के ऊपर लगाओगे पर वर्क का लॉस नहीं होगा, वर्क जो हमारा लॉस हो रहा था वो मिल जाएगा, मतलब विदाउट द लॉस ऑफ हेड। कोई हेड का मतलब एनर्जी जो मिलने वाली है, उस हेड का लॉस भी नहीं होगा। अब इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब और ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी के बारे में, और इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में।